हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनीफाई। तो हमने 1 से लेके 20 तक अपने क्वेश्चंस को कर लिया है और अब हम आगे बढ़ेंगे 90 के पेपर में 21 से लेके 30 तक। बट आज इसमें हम सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे। देखो, ये वाले कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने करने हैं। सुपर एंड स्पेशल 301 के बारे में पढ़ेंगे, पैराफिन्स के बारे में पढ़ेंगे, हंटर कमीशन, चार्ल्स कमीशन, सैडलर कमीशन, रेल कमीशन, हांगकांग के बारे में पढ़ेंगे एंड बूथ कैप्चरिंग के बारे में पढ़ेंगे, राइट। क्योंकि इनमें ही इतनी ज़्यादा आपको मुझे जो है वो चीज़ें समझानी है कि इन चीज़ों पे हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे। सो अब मैं सोच रही हूँ कि आपको इंस्टेड ऑफ एक ही जगह पे सारे क्वेश्चंस करा के, मतलब जैसे 1 2 3 इस सीक्वेंस में करवा के मैं क्या करूँ कि एक काम करूँ कि 1990 की जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो एक वीडियो में कर दूँ, ठीक है। जो पॉलिटी के हैं वो एक में कर दूँ, जो ज्योग्राफी के हैं वो एक में कर दूँ, और जो मिसलीनियस रहेंगे उनको हम लोग एक में कर लेंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि एक तो अपना पेपर जल्दी खत्म हो जाएगा और आप सबको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि किस सब्जेक्ट से जो यूपीएससी है वो कैसे क्वेश्चंस को जो है वो फ्रेम कर रहा है, राइट। एंड देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग कर रहे हैं पीवाईक्यूज का एनालिसिस। हम कैसे कर रहे हैं? देखो, दो तरीके थे मेरे पास में आपको एनालिसिस करवाने के। द फर्स्ट मेथड वाज कि मैं ये करती कि आपको समझा देती कि देखो इसका जी आंसर ये वाला होगा, ऐसे करके आप डिराइव कर सकते हो आंसर को डिराइव कर सकते हो। एंड बाकी के जो ऑप्शंस हैं इस पे ये चीज़ें गूगल कर लेना और इन चीज़ों को पढ़ लेना। अब आप कल को पढ़ते ना पढ़ते है ना, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब एक मोनोटोनस सा चीज़ हो जाती है कि बोरिंग लगती है वो चीज़ें आपको कि आपने तो बताया ना, हम खुद से कैसे करें। बट इस मेथड को आई एम नॉट फॉलोइंग एट ऑल। आई एम फॉलोइंग द सेकेंड मेथड दैट आई हैड। तो सेकंड मेथड ये था कि मैं आपको ये भी बताऊं जहां जहां पे ट्रिक काम करेगी कि अच्छा ऐसे करके आप आंसर तक पहुंच सकते हो। तो वो चीज़ें अब तक आई नहीं है, जब आएंगी तब मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। और दूसरा, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि मैं आपके ऊपर कोई भी काम नहीं छोड़ रही कि आप जाके इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करो, आप ऑप्शन के ऊपर रिसर्च करो। तो वो चीज़ें मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ रही, उल्टा मैं आपको यहाँ पे जो है ना वो चीज़ें प्रोवाइड कर रही हूँ, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। और प्लीज़ ज़रूर बताना आप सबको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, बिकॉज मुझे पता है कि कितना कितना टाइम जो है वो मेरा इनमें जा रहा है आपको ये प्रोवाइड करवाने में। और देखो, जब आप शुरू की क्लासेस कर रहे हो तब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि हमें टाइम वहाँ पे जो है वो कंज्यूम करेंगी। बट जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे, आपकी चीज़ें इतनी बार रिवाइज हो जाएंगी ना, आपको खुद को पता नहीं चलेगा कब वो चीज़ें जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है वो जाके बैठ चुकी हैं। तो चलो इसी के साथ में बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, सुपर 301 emphasizes retaliatory action by the United States against the countries believe it to be। अब देखो, अब यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है। देखो, क्वेश्चन ये कहता है कि बताओ, जब जब यूएसए को क्या लगता है कि वो रिटेलिएटरी एक्शन जो है वो प्लान करती है उन कंट्रीज के खिलाफ, तब क्या क्या लगता है, कब प्लान करती है? वो तब प्लान करती है जब उसको लगता है ना कि जो कंट्रीज हैं, ठीक है, वो क्या कर रही हैं, ब्लॉकिंग फ्री इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिसेस। देखो, मैं आपको ये पूरा समझाती हूँ। जब कंट्रीज जो हैं वो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करती हैं तब क्या होता है, जब आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ना, वो होते हैं, उनके साथ में जो है उन चीज़ों को प्रॉपरली इफेक्टिवली नहीं करा जाता फॉलो, तब क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन पर ज़रा बाद में आते हैं, पहले चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर। तो देखो, एक है आपका सुपर 301, एक है आपका स्पेशल 301, ठीक है। ये दोनों ही प्रोविजंस देखने को मिलेंगे, प्रावधान देखने को मिलेंगे आपको अंडर द यूएस ट्रेड एक्ट ऑफ 1974, ठीक है। तो सुपर एंड स्पेशल किस कंट्री से रिलेटेड है? तो ये है आपके यूएसए, मतलब आपकी अमेरिका से रिलेटेड है। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आगे भी देखोगे ना, आपको क्वेश्चन मिलेगा कि बताओ ये सुपर 301 या स्पेशल 301 किससे कनेक्टेड है, किससे रिलेटेड है। तो ये किससे रिलेटेड है? यूएसए से। तो किसके अंडर में आता है? यूएस ट्रेड एक्ट के अंडर में आता है, जिसको इम्प्लीमेंट करता है, इम्प्लीमेंटेड बाय द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो आपको यूएसटीआर के बारे में पता होना चाहिए। तो मान लो कल को पेपर में क्वेश्चन आ गया कि बताओ स्पेशल 301 एक रिपोर्ट निकलती है, इसको कौन निकालता है? तो इसको निकालेगा भी कौन? यूएसटीआर, यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो ये दोनों ही जो टूल्स हैं 301 एंड स्पेशल 301, अब ये नहीं चलता, अब ये जो है वो वर्किंग में है, इसको जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया है, ठीक है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। देखो, ये दोनों ही जो टूल्स हैं, ये यूएस जो है वो उसको जो है वो यूज करता है टू एड्रेस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय द अदर कंट्रीज, ठीक है। बट ये दोनों ही अपने फोकस एंड स्कोप में क्या करती हैं, वेरी करती हैं, ठीक है, दोनों ही डिफरेंट है। तो पहले पढ़ते हैं स्पेशल 301 क्या है। तो अगर हम इसके पर्पस को देखें
तो इसकी ब्रॉडर रेंज है, ये एड्रेस करता है ब्रॉडर रेंज ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो कि यूएसए की एक्सपोर्ट्स को क्या करती हैं, एडवर्सली इफेक्ट करती हैं। और दूसरा इसका पर्पस क्या है कि ये फोकस करता है ऑन इंश्योरिंग फॉरेन मार्केट कि जो फॉरेन मार्केट की एक्सेस है वो किसको मिल पाए, यूएस की जो बिजनेसेस हैं उनको मिल पाए। अब इसकी स्कोप कहाँ तक है, ये टारगेट करता है एनी फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिसेस जिसको ये कंसिडर करता है अनरीजनेबल एंड डिस्क्रिमिनेटरी, राइट। एंड दूसरा ये अप्लाई होता है मल्टीपल ट्रेड इश्यूज पे, ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये ब्रॉड है, फाइन। उसका इसका मैकेनिज्म क्या है, तो देखो जो यूएसटीआर है, ठीक है, जो यूएसटीआर है ये क्या करेगा, ये आइडेंटिफाई करेगा प्रायोरिटी फॉरेन कंट्रीज को, ठीक है, और प्रैक्टिस करेगा एंड प्रैक्टिसेस दैट हार्म यूएस ट्रेड। मैं आपको बताऊंगी प्रायोरिटी फॉरेन कंट्रीज क्या है, बताती हूँ, लिस्ट आपको देखने को मिलेगी आगे जाके, तो यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। द यूएस में इनिशिएट नेगोशिएशन, देखो यूएस क्या करेगा, वो स्टेप लेगा आगे, वो पहला कदम अपना बढ़ाएगा, वो नेगोशिएशंस करेगा, लेकिन अगर तब भी जो इशू है वो अनरिजॉल्व रहता है तब यूएसए क्या करेगा, इट विल टेक द रिटेलिएट मेजर्स, ठीक है, तो वो रिटेलिएटरी मेजर्स को क्या करेगा, वो लेगा। जैसे कि अब वो कैसे रिटेलिएट करेगा, वो टैरिफ्स लगा देगा, सैंक्शंस इम्पोज कर देगा, फाइन। और इसका हम लोग स्टेटस देखें सुपर 301 का, तो ये यूज़ करा जाता था प्राइमरली इन द 1980s एंड 1990s में, लेकिन अब ये बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है 1995 के बाद में। हम पेपर कर रहे हैं 1990s का, ठीक है, और ये जो है वो कब जो था वो इसको एक्टिव कब तक एक्टिव था, ये 1995 तक ये आपका एक्टिव देखने को मिलेगा, लेकिन अब ये एक्सपायर्ड हो चुका है, अब ये डिसकंटिन्यूड हो चुका है। बट आपको इतना पता होना चाहिए कि सुपर किससे रिलेटेड था, वो आपका रिलेटेड था यूएसए से, ठीक है। अब जो आपका चल रहा है दैट इज दिस स्पेशल 301, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है, देखो जो सुपर था ना वो ज्यादा ब्रॉड था, फाइन, लेकिन जो स्पेशल है ना ये आपका प्राइमरली फोकस करता है, मेजरली फोकस करता है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे। अभी यहाँ पे ना क्वेश्चन ये बनेगा कि व्हाट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब पहले तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये एड्रेस करता है आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को समझने से पहले ना आपको वर्ड समझना पड़ेगा, दैट इज योर आईपी। क्या समझना पड़ेगा आपको, दैट इज द आईपी। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो जो भी आप अपने दिमाग से क्रिएट करते हो, ठीक है, समथिंग दैट समवन्स क्रिएट यूजिंग देयर माइंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखो जो चीज आप अपने इंटेलेक्ट से क्रिएट करते हो वो आपकी प्रॉपर्टी तो होती है। अगर आपने कोई घर लिया, ठीक है, अपने पैसे से अपनी कमाई से कोई घर लिया तो वो आपकी प्रॉपर्टी है। आपने कोई बाइक ली, दैट इज योर प्रॉपर्टी। कोई आपने कार ली, दैट इज योर प्रॉपर्टी। इन द सेम मैनर when you create something out of your mind, ठीक है, when you create something using your mind, जब अपना दिमाग लगा के, ठीक है, जब आप अपना दिमाग लगा के कुछ क्रिएट करते हो तो उसको भी क्या माना जाता है, आपकी प्रॉपर्टी माना जाता है, क्योंकि आप दिमाग लगा के कुछ क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, कुछ इन्वेंट कर रहे हो, कुछ नया बना रहे हो, सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट कैन बी डीम्ड एज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आई होप इतना आपको समझ में आया, ठीक है, समझ में आ गया ना। अगर आपसे पेपर में कल का क्वेश्चन आया कि व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो आप आराम से मेंस में भी इसका आंसर कर सकते हो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, इट रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ द माइंड। जैसे कि आप कुछ इन्वेंशन करते हो, कुछ लिटरली जो है वो वर्क करते हो, कुछ आर्टिस्टिक वर्क करते हो, मतलब आपने कुछ पेंटिंग बना दी, यूने कुछ पोइट्री लिख दी, कुछ सॉन्ग लिख दिया, कुछ आपने डिजाइन्स बना दिए, ठीक है, जैसे आपने कुछ कार बनानी थी और आपने कुछ उसका लेटेस्ट डिज़ाइन बना दिया, तो वो भी क्या है, वो भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आपने कुछ सिंबल्स बना दिए, ठीक है, जैसे मान लो जैसे अब अमनीफाई है तो मैंने कुछ अमनीफाई का सिंबल बनाया, ठीक है, तो वो क्या है, दैट इज माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। उसके बाद मैंने नाम दिया है अमनीफाई, ठीक है, ये भी मैंने कुछ समथिंग जो अपने दिमाग से बनाया है तो ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये नेम है, ठीक है, यूनिक है, ये मेरे दिमाग की इन्वेंशन है, तो ये भी क्या है, दिस इज माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। समझ में आया, ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आपको आगे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट, ठीक है, समझ में आ गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो कि आप अपने दिमाग की जो क्रिएशन करते हो, जिसको आप कुछ भी ऐसी चीज जिसको दिमाग लगा के आप बना रहे हो, जिसमें दिमाग का यूज हो रहा है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज योर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब उसके बाद अब जो हमने कुछ दिमाग से बनाया तो हमारे इस दिमाग की प्रॉपर्टी को कुछ राइट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, कुछ राइट्स मिलते हैं। अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, देखो ये ना हमारे लीगल राइट्स होते हैं। क्या राइट्स होते हैं, लीगल राइट्स होते हैं
जो कि दिए जाते हैं हमारे इन्वेंटर को, जिसने इन्वेंट करा, या फिर क्रिएटर को। किसने न्यू इन्वेंशन करी तो वो पर्सन क्या है, वो इन्वेंटर है, ठीक है। किसने कुछ न्यू क्रिएट करा वो पर्सन क्या है, वो क्रिएटर है। अब देखो, अगर मैंने कोई चीज़ अपना दिमाग लगा के यूज़ करी है, ठीक है, दिस इज़ माई दिमाग, ओके, तो मैंने दिमाग लगा के अमनीफाई बनाया है, कोई लोगो बनाया है, कुछ भी बनाया है, तो ये मेरी क्रिएशन है। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई क्रिएशन, सो आई हैव सम लीगल राइट्स, ठीक है। आई हैव सम लीगल राइट सो दैट कि जो मेरी इन्वेंशन है, जो मेरी क्रिएशन है, उसको सर्टेन पीरियड तक मैं क्या करूँ, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक मैं क्या करूँ, उसको प्रोटेक्ट करके रखूँ। एंड दैट राइट्स आर नॉन एज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सो अगर दोबारा से मैं इसकी डेफिनेशन आपको समझाऊँ, सो व्हाट आर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो इट रेफर्स टू द लीगल राइट्स जो कि प्रोवाइड करे जाते हैं, ठीक है। देखो ऐसे लिखो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द लीगल राइट्स गिवन टू द इन्वेंटर, ठीक है, क्रिएटर, टू प्रोटेक्ट देयर इन्वेंशन और क्रिएशन फॉर अ पीरियड, ठीक है, फॉर अ सर्टेन पीरियड। तो कुछ टाइम तक वो अपनी क्रिएशन को, अपनी इन्वेंशन को प्रोटेक्ट कर पाए, उन लीगल राइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं। और जो ये आपका स्पेशल 301 है, ये स्पेसिफिकली किनको एड्रेस करता है, ये आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट को क्या करता है, एड्रेस करता है, ठीक है। ये फोकस करता है ऑन इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द इंटरनेशनल आईपीआर स्टैंडर्ड्स। कुछ ना इंटरनेशनल लेवल पे आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के स्टैंडर्ड्स बना दी गई हैं। तो जब कोई कंट्री उनको सही ढंग से फॉलो नहीं करती है, उनको इफेक्टिव तरह से फॉलो नहीं करती है, तब ये आपका स्पेशल 301 क्या आता है, आपका पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और देखो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो आपके राइट्स हैं, इनकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो देखो आपको एक और पता होना चाहिए कि मैंने आपको भी बताया कि आईपी क्या होता है, वट एवर इज द क्रिएशन ऑफ योर माइंड इट कैन बी कंसिडर एज योर प्रॉपर्टी, सो दैट इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इतना आपको पता चल गया। बट इसके भी ना कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे आपको पेटेंट देखने को मिलेगा, पेटेंट ट्रेडमार्क देखने को मिलेगा, कॉपीराइट देखने को मिलेगा, ट्रेड सीक्रेट आपको देखने को मिलेगा, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स आपको देखने को मिलेंगे, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपके कुछ क्या है, ये आपके कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के आपके ये कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको मोटा मोटा समझाऊं तो आप एक काम कर सकते हो, यहीं पे लिख सकते हो, कल को क्या पता क्वेश्चन आ जाए। अब कुछ लोग मुझे यहाँ पे बोलेंगे कि मैं अननेसेसरली क्या कर रही हूँ, चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सैजरेट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करती जा रही हूँ, ठीक है। सो आप यहीं पे इस वीडियो को स्टॉप कर सकते हो, बिकॉज फिर तो यू पीपल आर नॉट सीरियस रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, बिकॉज यूपीएससी ने कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। एंड खुद सोचो ना, अगर मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ चीज़ों को, तो कल को नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली उनमें आपकी हेल्प करेंगे। तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले जो टाइप आपको देखने को मिलेगा आपकी आईपी का, आईपी स्टैंड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो पहला जो आपको टाइप देखने को मिलेगा दैट इज योर कॉपीराइट। क्या देखने को मिलेगा, कॉपीराइट। तो ये कॉपीराइट अब हम किसको देते हैं, तो कॉपीराइट ना हम देते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ओरिजिनल वर्क को। जैसे आपने कोई किताब लिखी, कोई आपने आर्ट बनाई, कोई आपने म्यूजिक लिखा, समझ में आया। तो कॉपीराइट हम किसको देते हैं, ठीक है। कॉपीराइट जैसे आपकी बुक्स, आपने कुछ लिखा, कुछ लिटरली वर्क करा, कुछ आपने आर्टिस्टिक वर्क करा, कुछ आपने गाना लिखा, कुछ पोएम बनाई, तो ये सारे इस चीज़ों के लिए क्या दिया जाता है, आपको कॉपीराइट आपका दिया जाता है, ठीक है। और किसको मिलता है ये आपकी ऑथर को मिलता है, जिसने आर्ट बनाई उस आर्टिस्ट को मिलता है, या जिसने कुछ क्रिएट करा आपके क्रिएटर को मिलता है, ठीक है। और इसकी वैलिडिटी कब तक होती है, जब तक आपकी ऑथर या क्रिएटर की लाइफ है तब तक, या एंड प्लस 60 ईयर्स, ठीक है। एक तो उसकी लाइफ, ठीक है, और प्लस 60 ईयर्स तब तक ये आपका रहता है, फाइन। तो अगर आपने कोई बुक लिखी है तो ये आपके किसको मिलेगा, आपके उस ऑथर को या फिर आपके उस क्रिएटर को मिलेगा। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब आप एक काम कर सकते हो, साथ साथ ना क्या कर सकते हैं, हम इसके नोट्स जो हैं वो बना सकते हैं, फाइन, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो बाद में जाके कल को आसानी रहेगी कि भाई कहाँ पे हमने क्या जो है वो मेंशन करा था। तो समझ में आ गया। कॉपीराइट क्या होता है, ताकि जो हमारा जो ऑथर है, जो क्रिएटर है, उसकी जो ओरिजिनल वर्क को हम लोग प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो उस क्रिएटर को क्या मिलते हैं, एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं अपने इस काम को यूज़ करने के एंड डिस्ट्रीब्यूट करने के, फाइन। तो ये चीज़ है, ओके। तो ये लाइफ या 60 प्लस कह सकते हैं, किसी किसी में 70 प्लस का भी जो है वो टाइम मिलता है। तो इसको हम डिटेल में बाद में करेंगे, बट मोटा मोटा समझ लेते हैं। अच्छा, अगर अगला मैं आपको बताऊं, एक होता है आपका ट्रेडमार्क। कॉपीराइट हमने देख लिया, पहला क्या था हमारा, कॉपीराइट, ठीक है। कॉपीराइट के बाद में जो सेकेंड टाइप का हमारा आईपी आएगा दैट इज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क, मार्क से आपको क्या समझ में आता है, कुछ सिंबल, ठीक है। तो ट्रेडमार्क क्या है, एक या आपने कुछ साइन बनाया, कोई लोगो बनाया, कोई डिजाइन बनाया, ठीक है, जो आपके प्रोडक्ट को दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है। साफ पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है ना ये कोका कोला का है, ये फिर डेटॉल है, या फिर ये
संतूर है, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ लोगो है जो बता रहा है स्पेसिफिकली कि ये कंपनी इस कंपनी से बिल्कुल अलग है। ये आपको लोगो देख के, उसका नाम देख के, ठीक है, उसका डिजाइन देख के साफ क्लियर हो रहा है कि आप इस कंपनी की बात कर रहे हो या फिर इस जो है प्रोडक्ट की बात कर रहे हो। तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेडमार्क। क्या बोलते हैं? ट्रेडमार्क। ठीक है, तो ट्रेडमार्क क्यों दिया जाता है? ताकि जो आपकी कंपनी का जो लोगो है उसको प्रोटेक्ट करा जाए, जो आपका नेम है, जो डिजाइन है, उसको क्या करा जाए, उसको क्या करा जाए, आपका प्रोटेक्ट करा जाए। आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, कॉपीराइट कहाँ पे है? कॉपीराइट आपका मिलता है जब बात आएगी आपके कुछ लिटरेचर के काम की, कुछ आर्टिस्टिक वर्क की, कुछ म्यूजिक की बात आएगी। लेकिन ट्रेडमार्क किनको दिया जाता है? जो हमारे जो बिजनेसेस होते हैं, जो वो ट्रेड करने के लिए कुछ डिफरेंट मार्क्स का यूज करते हैं, जो कि उनके बिजनेस को दूसरे बिजनेस से क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई और कंपनी, कोई और बिजनेस उनकी जो डिज़ाइन है, उनका जो मार्क है, उनका जो नाम है, उनका जो लोगो है, उसको कॉपी ना कर पाए। तो ये किस लिए दिए जाते हैं? ये उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके दिए जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, तो ट्रेडमार्क क्या होता है? इट इज़ लाइक अ नेम और लोगो जो हेल्प करता है लोगों को आपके प्रोडक्ट को दूसरी कंपनी से डिफ्रेंशिएट करने में। उसके बाद में थर्ड आपका आता है पेटेंट। क्या आता है? पेटेंट। अब पेटेंट कब मिलता है? मान लो आपने कुछ इन्वेंट करा, जैसे मान लो आपने जैसे मान लो कोई गैजेट इन्वेंट कर दिया, डोरेमोन जो बहुत सारे गैजेट देते हैं ना, वैसे करके आपने कुछ एक नया सा गैजेट क्या कर लिया, इन्वेंट कर लिया। अब डिस्कवरी क्या होती है? डिस्कवरी होती है कि वो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, आप उसको जाके ढूंढ रहे हो, आपने डिस्कवर करा, दैट इज अ डिस्कवरी। बट व्हाट इज द इन्वेंशन? जब आपने कुछ नई चीज़ आपने इन्वेंट करी है, वो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, एंड यू जस्ट इन्वेंटेड, तब आपको मिलेगा पेटेंट। क्या मिलेगा? पेटेंट। ठीक है, ताकि कोई और आपके उस इन्वेंशन को क्या ना कर पाए, आपके उस इन्वेंशन को कोई और कॉपी ना कर पाए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पेटेंट। तो कौन कौन सा करा हमने अभी तक? हमने कौन सा करा? हमने करा कॉपीराइट, हमने करा ट्रेडमार्क, हमने करा पेटेंट। ठीक है, एक होता है ट्रेड सीक्रेट, एक क्या होता है आपका? ट्रेड सीक्रेट। ठीक है, अब ट्रेड सीक्रेट क्या होता है? जैसे मान लो आपकी जो कंपनी है, आप कुछ कंपनी में मान लो कोई शैम्पू बना रहे हो, कोई सोप बना रहे हो, कोई परफ्यूम बना रहे हो, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को बनाने का कुछ फॉर्मूला होता है। ठीक है, कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, कुछ उसका एक पर्टिकुलर डिज़ाइन होता है। ठीक है, कि वो कैसे बना है, उसमें किन किन चीज़ों का आपने यूज़ करा है। तो ये ना सारी एक आपके बिजनेस की ना बहुत सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, जो ये फॉर्मूला ना किसी किसी को पता होता है। देखो, अगर कोई सोप बना, कोई शैम्पू बना, वो बालों के लिए बहुत अच्छा जो है, वो सच में लोगों को सही लग रहा है, ठीक है, तो उसकी डिमांड कम, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो जो फॉर्मूला होगा, क्या चीज़ डाल के उस शैम्पू या उस साबुन को बनाया गया है कि वो लोगों में इतना अच्छा जो है वो काम कर रहा है, तो जो वो इन्फॉर्मेशन है ना आपकी, जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है आपके बिजनेस की, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट। क्या बोलते हैं? ट्रेड सीक्रेट। ठीक है, ठीक है, और ये सबको पता नहीं होती, क्योंकि सीक्रेट है तो ये सबको पता नहीं होती। तो ट्रेड सीक्रेट क्या है? ट्रेड सीक्रेट का मतलब जो आपकी बिजनेस की, जो आपकी ट्रेड की एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, जो सबको नहीं पता। ठीक है, समझ में आया? आई होप इतना आपको समझ में आया। ओके, तो मतलब जो आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है बिजनेस की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कौन सा वो मिलता है? आईपी, दैट इज अ ट्रेड सीक्रेट। कौन सा है? ट्रेड सीक्रेट। ठीक है, ट्रेडमार्क क्या था? ट्रेडमार्क बताओ मुझे फटाफट, क्या था? ट्रेडमार्क वो था जो प्रोटेक्ट करेगा हमारे यूनिक नाम को, हमारे लोगों को, और हमारी गुड्स एंड सर्विसेज पे जो हम लोग मार्क देते हैं। कॉपीराइट क्या था? जो प्रोटेक्ट करता है हमारे ओरिजिनल वर्क को। ठीक है, पेटेंट क्या था? पेटेंट का मतलब था कि जो ग्रांट करे एक्सक्लूसिव राइट्स को, हमारी जो हमने इन्वेंशंस करी हैं, ठीक है, जो हमने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस करी हैं उसको। ओके, ट्रेड सीक्रेट क्या है? ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्ट करेगा उस हमारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को, जो हमारा सीक्रेट है, जिसकी वजह से, जिसपे हमारा बिजनेस टिका है। ठीक है, उसके बाद में एक आता है आपका 1 2 3 4 6 करने हमें ना। तो एक है हमारा इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, एक है हमारा इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। ठीक है, देखो, ये मान लो मेरा ना कोई ये गाड़ी है, ठीक है, तो इसका ना एक विजुअल अपीयरेंस है। जब मैंने इसको देखा कि अच्छा ये ऐसे दिखती है, इसके यहाँ पे कुछ लगा है, इसका कलर ब्लैक है, या इस पे कुछ शाइनी सा कुछ लगा है, इस पे कुछ यहाँ पे लगा है, तो इस प्रोडक्ट का ना ये क्या है? जो विजुअल अपीयरेंस होता है, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है हमारा इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। क्या होता है हमारा? इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ताकि कोई और कंपनी सेम इस चीज़ को, इस डिज़ाइन को, इस विजुअल अपीयरेंस को क्या ना कर पाए, इस विजुअल अपीयरेंस को कॉपी ना कर पाए। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आया? ठीक है, ओके। जैसे मान लो कि किसी गाड़ी का यूनिक जो है वो स्टाइल आपको देखने को मिल रहा है, तो ताकि उसको अब कोई और कॉपी ना कर पाए, फाइन,
तो इस चीज़ के लिए क्या होता है, मान लो आपने कोई फर्नीचर बनाया, ठीक है, कुछ अलग सा ही दिख रहा है, वो बहुत सुंदर सा दिखाई दे रहा है, या आपने कोई कार बनाई, तो उस चीज़ को कोई कॉपी ना कर पाए, उस चीज़ के लिए होता है आपके पास में इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। ओके, और जैसे ये मैंने आपको साबुन एंड सोप का बता दिया था। ओके, उसके बाद में एक आपको देखने को मिलता है जो आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखने को मिलता रहेगा, दैट इज़ द GI। सुना होगा आपने, किसको GI टैग मिला, इसको ये मिला, इसको वो मिला। तो GI क्या होता है, ये भी एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का आपका टाइप देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है GI की? GI की फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। ज्योग्राफी का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अब ये क्यों दिया जाता है, ठीक है, ये देखो, मान लो ये कोई एरिया है, ओके, दार्जिलिंग है, यहाँ पे ना चाय मिलती है। अब इस चाय की ना बहुत खासियत है कि चाय बहुत ज़्यादा अच्छी है, या मतलब जो भी है, कुछ खास बात है। खास इसको कौन बनाता है कि चाय ना इस एरिया से बिलोंग करती है, जिस एरिया का नाम क्या है, दार्जिलिंग है, ठीक है। समझ में आया। और मान लो कुछ पश्मीना के जो शॉल्स आपके कश्मीर से मिलते हैं, तो मान लो जो ये वाला एरिया है आपका, ठीक है, इस वाले एरिया के ना शॉल्स का जो जो नाम है ना, वो बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर। तो इस एरिया से हम उसको एसोसिएट कर देंगे, इस एरिया से हम उसको जोड़ देंगे, क्योंकि ये वाले शॉल सिर्फ यहीं पे मिलते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो आपका दिया जाएगा, वो दिया जाएगा आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। फाइन। तो ये क्या करता है, ये करता है प्रोटेक्ट आपके प्रोडक्ट्स को फ्रॉम स्पेसिफिक रीजन विद द यूनिक क्वालिटीज। क्योंकि देखो, जो पाशमीना के शॉल्स यहाँ से मिलने वाले हैं, जो यहाँ पे शॉल्स मिलेंगे ना, वो उनके कंपैरिजन में कुछ और ही बात है, ठीक है। जो शॉल्स हमें कश्मीर से मिलेंगे, वो हमें कहीं और से नहीं मिल सकते, ठीक है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर एरिया को हमने क्या दे दिया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का क्या दे दिया, हमने इसको टैग दे दिया, जो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा इस पाशमीना शॉल्स को, ठीक है, फ्रॉम स्पेसिफिक रीजन विद द यूनिक क्वालिटीज। आई होप इतना समझ में आया, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिले हैं। और देखो, जो ये आपके टैग, ये आपके जो IPs होते हैं ना, ये किसी इंडिविजुअल को भी हम लोग दे सकते हैं, और किसी ग्रुप को, या फिर किसी बिजनेस को, या फिर किसी कंपनी को भी हम लोग ये दे सकते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमारे वो राइट्स हो गए जो कि आपके किसको दिए जाते हैं, जो कि आपके दिए जाते हैं ताकि जो आपके माइंड की क्रिएशन है, ठीक है, एक लीगल राइट्स है, ताकि जो आपके माइंड की क्रिएशन को क्या करा जाए, प्रोटेक्ट करा जाए। अब इससे बेहतर मैं आपको नहीं समझा सकती। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू पीपल। ओके, तो अब जो स्पेशल 301 है ना, ये करता है इन्हीं IPR को एड्रेस, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके स्कोप कहाँ कहाँ पे आज देखते हैं। तो ये टारगेट करता है उन कंट्रीज को, कौन, स्पेशल 301, जो फेल हो जाती हैं टू प्रोवाइड द एडिक्वेट एंड इफेक्टिव IPR प्रोटेक्शन, ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती और डिनाई करती हैं, ठीक है, डिनाई करती हैं कि इक्वल एक्सेस नहीं मिलेगी मार्केट को US की IPR होल्डर्स को। IPR होल्डर्स क्या होते हैं, ठीक है, जिन्होंने अपना IP, जिनके पास में किसी के पास में पेटेंट है, कॉपीराइट है, तो कुछ है, ठीक है। तो अगर ये कंट्रीज फेल हो जाती हैं, तब ये जो है वो पिक्चर में आपको देखने को मिलता है, कौन सा, स्पेशल 301। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। जो USTR है, ये क्या करता है, ये एनुअली ना एक रिपोर्ट पब्लिश करता है स्पेशल 301 की। अब कंट्रीज को ना 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करा जाता है, डिवाइड करा जाता है। एक होती है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। कौन सी होती है? एक आपको देखने को मिलेगी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। मान लो, चलो आपको तीनों समझाते हैं, फिर एक एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। तो देखो, दूसरा है आपका वॉच लिस्ट, तीसरा है आपका फॉरेन प्रायोरिटी कंट्रीज। तो ये 3 आपको क्या दिया जाएगा, तीनों आपको दी जाएंगी, लिस्ट आपको दी जाएंगी। तो मान लो जो ये वाली लिस्ट होती है ना, मान लो आपने कहा कि USA ने कहा, USA ने बोला कि देखो, आप ना रूल्स को बहुत ब्रेक कर रहे हो, ठीक है, यू आर ब्रेकिंग रूल्स अ लॉट, बहुत कानून जो नियम है उसको तोड़ रहे हो, तो अभी इसको फिक्स करो। उसने क्या कर दिया, उसको वार्निंग दे दी। फाइन, क्या कर दिया, इसको वार्निंग दे दी। तो जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है ना, ये क्या होती है, आपकी मोस्ट सीरियस वार्निंग आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? मोस्ट सीरियस वार्निंग आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और ये प्रायोरिटी वॉच लिस्ट की जो वार्निंग है, जो मतलब इस लिस्ट में जब कंट्री को रखा जाता है, तब उसको सीरियस जब वार्निंग मिलती है, तो किन कंट्रीज को ये मिलती है, जो कंट्रीज ना मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही होती हैं। किसमें प्रॉब्लम कर रही होती हैं? प्रोटेक्ट करने में। किनको प्रोटेक्ट करने में? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने में, ठीक है। तब उनको बोला जाता है कि देखो, हमने आपको इस मोस्ट सीरियस लिस्ट में रख दिया, यू हैव टू फिक्स इट नाउ। आपको क्या करना पड़ेगा, अभी इसको फिक्स करना पड़ेगा, वरना आपको सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। अब कैसे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे? या तो आपके ऊपर ट्रेड की रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा दी जाएगी, ठीक है, जहाँ आपसे आप जो टैरिफ है उसको बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, मतलब आपसे जो है ना वो एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं वो लिए जाएंगे आपके प्रोडक्ट के ऊपर। समझ में आया? तो सारी बात ना US की है,
ठीक है। ये सारी बात हम किसकी कर रहे हैं, यूएसए की कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कर रहे हैं। तो उसका एक यूएसटीआर है, वो क्या करता है, वो स्पेशल 301 रिपोर्ट को पब्लिश करता है। और ये किसके लिए है रिपोर्ट, हमारी आईपीआर के लिए, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए। तो अगर कोई कंट्री प्रॉब्लम करती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने में, ठीक है, तो उसको एक बार इस लिस्ट में डालेंगे और उसको बोलेंगे भाई इसको फिक्स कर लो, अदरवाइज वी विल टेक दी एक्शन अगेंस्ट यू। एक्शंस किस फॉर्म में लेंगे, ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे या फिर उसका टैरिफ को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। अब दूसरी लिस्ट आती है आपकी, ठीक है। चलो इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ प्रायोरिटी वॉचिंग लिस्ट का। मान लो कोई कंट्री है, ठीक है, कोई कंट्री है जहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब इलीगल तरीके से क्या कर रहे हैं, मूवीज को डाउनलोड करे जा रहे हैं या फिर किसी सॉफ्टवेयर को क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं बिना परमिशन के। देखो अगर कोई मूवी बनी है वो किसी के दिमाग की क्रिएशन है तो वो क्या, उसका आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब उसको उस पे आईपीआर मिला है, उसके उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे उसको क्या मिला है, उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिला है, उसको लीगल राइट मिला है। समझ में आ रहा है। तो ये मान लो यूएसए का है कोई इंसान, ठीक है, अब इसके पास में आईपी है, आईपी किस फॉर्म में है, इसने कोई मूवी बनाई है, इसने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, लेकिन दूसरी कंट्री के लोग क्या कर रहे हैं, इसके आईपीआर को वॉयलेट कर रहे हैं। मतलब इसको जो हक मिला हुआ है किस पर्टिकुलर टाइम तक आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आप अपनी मर्जी के बिना अगर आपका कोई इस चीज़ का यूज़ करता है तो आप उसके खिलाफ में एक्शन ले सकते हो। अब ये कोई कंट्री है, ये इसके आईपीआर को वॉयलेट कर रही है, मतलब इसके लीगल राइट को वॉयलेट कर रही है। और क्या कर रहे हैं यहाँ के लोग, मान लो इलीगल तरीके से क्या कर रहे हैं, मूवीज को डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर की कॉपी कर रहे हैं इनकी परमिशन के बिना। तो यूएसए क्या करेगा, उस पर्टिकुलर कंट्री को किस लिस्ट में रख देगा, उस पर्टिकुलर कंट्री को रख देगा प्रायोरिटी की वॉच लिस्ट में, ठीक है। उसको बोलेगा कि देखो जो आपके ये लोग इलीगल तरीके से कर रहे हैं ना, इन सबको हटा लो क्योंकि ये वॉयलेट कर रहा है हमारे आईपीआर को, ठीक है, हमारे जो लोग हैं उनके आईपीआर को वॉयलेट कर रहा है, हमारे बिजनेसेस के। तो अब आप क्या करो, इसको फिक्स करो, अदरवाइज हम लोग आपके ऊपर लगा देंगे ट्रेड की रिस्ट्रिक्शंस। समझ में आया। तो ये कौन सा लिस्ट है, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, ये मोस्ट सीरियस लिस्ट है, तो कोई कंट्री को ना ही रखें तो बेहतर है इसमें, ठीक है। दूसरी लिस्ट आती है हमारी वॉच लिस्ट, इसके कंपैरिजन में थोड़ी लेस सीरियस होती है। ये क्या होती है, लेस सीरियस होती है, ठीक है, मॉडरेट आईपीआर कंसर्न्स की जब बात हो रही होती है, ओके। तो जो कंट्रीज में अभी मतलब किसी कंट्री है, मतलब किसी कंट्री अभी भी आईपीआर प्रॉब्लम कर रही है, मतलब अभी भी वो मतलब प्रॉपरली मतलब अभी भी वॉयलेट करती जा रही है, प्रॉपरली इफेक्टिव तरीके से आईपीआर्स को अच्छे से नहीं जो है वो देख पा रही है, प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, मतलब इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम, ये कुछ ज़्यादा ही वॉयलेट कर रहा है इसके कंपैरिजन में। जो वॉच लिस्ट वाले, देखो प्रायोरिटी हट गई, आगे से सिर्फ वॉच लिस्ट रह गया, इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा कम ही जो है वो वॉयलेट कर रही है आईपीआर को। तब उस कंट्री को किस लिस्ट में डाला जाएगा, उस कंट्री को डाला जाएगा वॉच लिस्ट के अंदर, ठीक है। मान लो कोई ये कंट्री है, इस कंट्री के लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, इस कंट्री के लोग ना किसी का मान लो म्यूजिक कॉपी कर रहे हैं यूएसए के लोगों का, या फिर कुछ उनकी बुक्स को जो है वो कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। बट रुको मैं कोई यार एग्जाम्पल दूँ, एक एग्जाम्पल चले, चलिए हाँ यही कर लो कि मान लो वो कॉपी करें तो यूएसए क्या करेगा, उनके ऊपर ना अपनी आंखें चमका के रखेगा कि भाई ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो उस देखेगा उस कंट्री को इसमें डाल देगा, उसको बोलेगा देखो प्लीज़ हम आपको दे रहे हैं मौका, ठीक है, क्या दे रहे हैं, हम आपको मौका दे रहे हैं, फटाफट से क्या करो इस प्रॉब्लम पे ध्यान दो, ताकि जो आगे हम जो फ्यूचर में आपके खिलाफ कुछ करें उससे आप क्या कर पाओ, जो फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेज है आप क्या कर पाओ, उससे क्या कर पाओ, बच जाओ, ठीक है। मतलब यहाँ पे ना वॉच लिस्ट में जब किसी कंट्री को रखते हैं तो यूएसए ना उसको टाइम देता है, ठीक है, कि आप अपने इस चीज़ को क्या करो, इस चीज़ को आप क्या करो अपनी इम्प्रूव करो। समझ में आया, ओके। अब उसके बाद में एक आती है आपकी प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री, ठीक है, 3 लिस्ट पढ़ ली, एक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट पढ़ ली, एक वॉच लिस्ट पढ़ ली, एंड उसके बाद में 3rd नंबर पे जो हमारी आती है वो आती है हमारी प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री। लेट मी चेक कि हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, सो ओके हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, फाइन, ठीक है। तो प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री क्या होती है, ये वर्स्ट सिचुएशन जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है, वर्स्ट सिनेरियो होता है ये आपका, ठीक है। जब किसी भी कंट्री को प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री की लिस्ट में, पीएफसी की लिस्ट में जब उसको रखा जाता है ना, तब हम कहते हैं कि ये क्या है, ये वर्स्ट सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। अब जिसको जो मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस इशू कर रही है कंट्री, ठीक है, बहुत टाइम से सीरियस इशू कर रही है प्रोटेक्ट करने में आईपीआर को, तो उसको किस में रखा जाता है, उसको रखा जाता है प्रायोरिटी की फॉरेन लिस्ट में। और उसको यूएसए बोलता है कि देखो अभी फटाफट क्विकली जो आपने चीज़ें बिगाड़ी है ना उनको ठीक कर लो, ठीक है, अदरवाइज आपको फेस करने पड़ेंगे ट्रेड के सैंक्शंस, ठीक है। मतलब ट्रेड के सैंक्शंस का मतलब क्या है कि यूएसए क्या करेगा, उस कंट्री से
जा तो वो उन प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद कर देगा, जहाँ अगर वो प्रोडक्ट आएगा भी तो उस पर बहुत ज़्यादा क्या लगा देगा, एक्स्ट्रा चार्जेस लगा देगा। आई होप इतना आपको समझ में आया, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट आईपीआर इश्यूज, ओके, मॉडरेट, और ये क्या है, कंट्रीज विद द मोस्ट सीवियर आईपीआर वायलेशन, जो कि बहुत ज़्यादा वायलेट कर रही हैं आईपीआर को, उनको किस में रख दिया जाएगा, उनको पोटेंशियल प्रायोरिटी फॉरेन कंट्रीज की लिस्ट में रख दिया जाएगा, ठीक है। और उनको एकदम बोला जाएगा कि भाई अभी इसके ऊपर ध्यान दो, अदरवाइज हम आपके ऊपर अभी लगा देंगे ट्रेड के सेंक्शंस। क्या लगा देंगे, ट्रेड के सेंक्शंस। तो ये 3 तरह से वार्निंग्स मिलती हैं। कैसे कैसे वार्निंग्स मिलती हैं, एक तो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट के तरह मीडियम से, एक वॉच लिस्ट की, एक प्रायोरिटी फॉरेन कंट्रीज की, ठीक है। जो इसमें इश्यूज आते हैं वो कौन से आते हैं, इसमें आएंगे आपके सीरियस इश्यूज जिनके ऊपर अभी क्विक एक्शन लेने की जरूरत होती है, ठीक है। और ये कौन सा आता है, ठीक है, मतलब इश्यूज अभी भी हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा सीरियस नहीं है कि उन पे ज़रा मतलब इतना ज़्यादा कुछ सेंक्शंस लगा दे। थोड़ा इंप्रूवमेंट के लिए कंट्री को टाइम दिया जाता है कि देखो आपको हम टाइम दे रहे हैं, इस पर्टिकुलर टाइम में आप अपने इस प्रॉब्लम को क्या कर लो, सही कर लो जो आप इतना वॉयलेट करते जा रहे हो। जो प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री होती है, इसमें मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम जब कंट्री करने लग जाए, मोस्ट सीवियर वॉयलेशन जब कंट्री के करने लग जाए, तब उसको बोलते हैं कि अगर आपने अभी इसको फिक्स ना करा तो अभी आपको फेस करने पड़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, आपके ऊपर लग जाएंगे ट्रेड के सैंक्शंस। आई होप इतना आपको समझ में आया, ठीक है, ओके। तो इतना, दिस मच इज क्लियर टू यू, ओके। मतलब इसमें बोला कि अपने इश्यूज को फिक्स करो, इसमें बोला कि इतना फिक्स करो लेकिन अभी इतना अर्जेंट नहीं है, इसमें बोला कि जा तो अभी फिक्स कर लो, नहीं तो क्या झेल लो, नहीं तो फेस करो कॉन्सिक्वेंसेस, फिक्स इट नाउ और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, दैट्स ऑल, ठीक है। अब उसके बाद में दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। अच्छा देखो, इसका स्टेटस तो मैं देखा ही नहीं है, ये अभी भी आपको एक्टिव देखने को मिलेगा, ठीक है। ये एनुअली जो है रिव्यू करता है एंड रिपोर्ट करता है आईपीआर के इश्यूज को लेके वर्ल्ड वाइड, ये बताते हैं कौन सी कंट्री किस में हम डाल रहे हैं, ठीक है, क्या वायलेट कर रही है वो आईपीआर का। उसके बाद में सुपर 301 एंड स्पेशल 301 में डिफरेंस देखें तो ये फोकस करता है ट्रेड बैरियर्स और मार्केट के एक्सेस के ऊपर, लेकिन जो स्पेशल है इतना इसकी ब्रॉड स्कोप नहीं है, इसकी नैरो स्कोप है, क्योंकि ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे ही क्या करता है, फोकस करता है, ठीक है। इसकी स्कोप क्या देखने को मिलेगी, ब्रॉड, इसकी क्या देखने को मिलेगी, स्पेसिफिक टू द आईपीआर वॉल्यूशंस। मैकेनिज्म क्या है कि पहले नेगोशिएशंस करेंगे, अगर तब भी अनरिजॉल्व रहा तो रिटेलिएटरी एक्शन उनके खिलाफ में लिया जाएगा, ठीक है। और ये क्या करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है कि एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करेगा एंड वॉच लिस्ट आपको जो है वो देखने को मिलेंगी 3 तरह की। इसका करंट स्टेटस आपको देखने को मिलेगा कि 1995 के बाद में एक्सपायर्ड हो चुका है एंड इट इज स्टिल एक्टिव एंड ऑन गोइंग, फाइन। तो ये दोनों ही टूल्स हैं, यूएस रिफ्लेक्ट्स द यूएस कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट इट्स ट्रेड इंटरेस्ट। तो ये दोनों ही टूल्स हैं जो दिखाता है कि यूएस कितना जो है वो कितनी ज़्यादा कमिटमेंट है प्रोटेक्ट करने में अपने ट्रेड के इंटरेस्ट को, ठीक है। बट जो आपका सुपर 301 है, ये ब्रॉडर ट्रेड इन्फोर्समेंट टूल था, ये था, अभी नहीं है। और जो स्पेशल 301 है, ये नैरोली फोकस करता है ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मैं दोबारा से बोलूँगी, व्हाट आर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दीज आर द लीगल राइट, ठीक है, जो कि दिए जाते हैं क्रिएटर को या फिर इन्वेंटर को, सो दैट वो अपने जो क्रिएशन है, जो इन्वेंशन है, उसको क्या कर पाए, फॉर अ सर्टेन पीरियड के लिए क्या कर पाए, उसको प्रोटेक्ट कर पाए। एंड नाउ व्हाट इज यूएसटीआर, जो कि आपका ये पब्लिश करता है रिपोर्ट। ये क्या है कि यूएस की गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि दैट हैंडल्स इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रेड की पॉलिसी। समझ में आ गया इतना। अब इसके बाद मेरे ख्याल से आप इस चीज़ को भूलने वाले नहीं हो। तो अगर मैं थोड़ा इसको और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करने की कोशिश करी थी, अगर आप चाहते हो कि मैं इतना ना करूँ तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, सो दैट मुझे पता चले कि मुझे कितना ज़्यादा जाना है कितना नहीं जाना। बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि हमारा बहुत अच्छे तरीके से जो है ना हो जाए। अब इसका रेलेवेंस अगर हम देखें, देखो GS2 पेपर में एंड 3 में, इसमें आपको पॉलिटी का इंटरनेशनल रिलेशंस देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स जो है वो देखने को मिलती है। तो अगर सुपर 301 एंड स्पेशल 301 को देखें तो ये दोनों ही क्या है, दोनों ही यूएस के ट्रेड एक्ट के प्रोविजंस हैं, जो कि यूएस गवर्नमेंट इन टूल्स का यूज़ करके क्या करती है, इन्फोर्स करती है ट्रेड पॉलिसीज को एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, ठीक है, विच हैव अ ग्लोबल इम्प्लीकेशन, जिसकी आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि इंडिया, हम तो इंडिया की बात करेंगे ना, बिकॉज हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। तो पहले होता था फॉर्मली सुपर 301। सुपर 301 क्या था, एक ऐसा प्रोविजन था जो अलाउ करता था यूएस को, ताकि वो ट्रेड एक्शंस ले पाए उन कंट्रीज के खिलाफ जिसको वो लगता है कि ये प्रॉपरली तरीके से फेयर ट्रेड नहीं कर रही है, ठीक है, जिसको यूएसए को लगता था कि ये जो है वो कुछ डिस्क्रिमिनेशंस कर रही हैं, माल प्रैक्टिसेस कर रही है, तो उनके खिलाफ में सुपर 301 उसके पास में होता था, जिसके तहत वो क्या करता था, यूएसए ट्रेड के एक्शंस लेता था, रिटेलिएटरी एक्शंस लेता था। पहले इनिशिएशन, नेगोशिएशन
एंड देन द रिटेलिएटरी एक्शन। एंड देन इसका इंडिया के लिए रेलेवेंस क्या देखने को मिलेगा, इंडिया बहुत बार जो था वो सब्जेक्ट टू सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन पे रहा, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स इन द पास्ट विद कंसर्न्स ओवर द ट्रेड को इम्बैलेंस को लेके एंड आईपी की प्रोटेक्शन को लेके, पर्टिकुलरली फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में एंड एग्रीकल्चर के सेक्टर में। तो करंट स्टेटस अगर हम लोग देखें डिसकंटिन्यू हो चुका है एंड सेक्शन 301 जो है वो तब भी हमारे लिए क्या एक इंपॉर्टेंट टूल अभी भी है वो, ठीक है, बेशक वो डिसकंटिन्यू हो चुका है। बात करेंगे स्पेशल 301 की, ये क्या है, एक स्पेशल 301 एक रिपोर्ट है जो कि इवैल्यूएट करती है कि कितना अच्छे से जो दूसरी कंट्रीज हैं वो अपने आईपीआर को प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है, मतलब जो आईपीआर है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं, और जो कंट्रीज लैक करती हैं उनको प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में या वॉच लिस्ट में क्या कर जाता है, रखा जाता है। इंडिया के लिए इसका रेलेवेंस देखें तो इंडिया का पर्टिकुलरली जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है और जो सॉफ्टवेयर का इंडस्ट्रीज हैं, इनको बहुत बार ना क्रिटिसाइज करा गया है, ठीक है, इनको इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी रखा गया है। क्यों, अंडर द स्पेशल रिपोर्ट फॉर द इश्यूज रिलेटिंग टू द आईपीआर प्रोटेक्शन, क्योंकि आईपीआर को लेकर ना बहुत बात उठती रहती है, बहुत ज़्यादा बात उठती है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। देखो, एक होती हैं आपकी ओरिजिनल दवाइयाँ, ओरिजिनल ड्रग्स, और एक होते हैं जेनेरिक ड्रग्स, ठीक है। अब जेनेरिक ड्रग्स क्या होते हैं मैं आपको आगे समझाऊंगी, पहले इतना समझ लो। देखो, इंडिया हैज़ ऑफन बी लिस्टेड इन दी अंडर दी वॉच लिस्ट। क्यों, क्योंकि उसकी कंसर्न्स रही है हमेशा पेटेंट लॉस को लेके, ठीक है, तो पेटेंट को लेके हमेशा इंडिया को घसीटा गया यहाँ पे, क्योंकि इंडिया क्या करता है, इंडिया प्रायोरिटाइज करता है पब्लिक हेल्थ को ओवर दी स्ट्रिक्ट आईपीआर प्रोटेक्शन को, स्पेशली जब बात आती है जेनेरिक ड्रग्स की। देखो, अगर किसी ने कोई ओरिजिनल दवाई बनाई तो वो उसकी क्या है, वो उसकी आईपी है, ठीक है, उसको उसके ऊपर क्या मिल जाएंगे, उसके ऊपर उसकी आईपीआर उसको मिल जाएंगे, उसका हक है उसके ऊपर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम स्टिल कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ी बात जो है वो आ जाती है। देखो, दो तरह की आपकी ड्रग्स आपको देखने को मिलेंगी, एक ओरिजिनल ड्रग्स होती हैं, एक जेनेरिक ड्रग्स होती हैं। अगर मैं आपको बताऊँ, देखो, लेट मी ओपन दिस, अगर ये ओपन हो जाए, वेट अ मिनट, व्हाई इट्स नॉट, आई एम नॉट एबल टू ओपन, ओके, रुको, ओके। तो देखो, अब जेनेरिक ड्रग्स क्या होती हैं, ये एक फार्मास्यूटिकल ड्रग होती हैं जिनमें सेम केमिकल सब्सटेंस आपको देखने को मिलेगा। देखो, जो ओरिजिनली आपकी जिसको प्रोटेक्ट करा गया था केमिकल पेटेंट से, मैंने बताया ना कि वो चीज़ आपने बनाई है, ठीक है, आपने अपने दिमाग की इन्वेंशन करी और आपने कोई मान लो कुछ नई दवाई आपने बना दी, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको क्या मिल गया। देखो, मैंने बताया था ना कि जब आप कुछ इन्वेंशन करते हो तब आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है पेटेंट। तो जब आपको केमिकल पेटेंट जो है वो उसके ऊपर मिल गया, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, जेनेरिक ड्रग्स में भी हम लोग वो ही सेम केमिकल सब्सटेंस का यूज़ कर रहे हैं जो हमने ओरिजिनली जो ड्रग बनाया था उसके अंदर में करा था, ठीक है। और जो जेनेरिक ड्रग्स होते हैं ना, ये ओरिजिनल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं, ठीक है, चीप आपको देखने को मिलते हैं, बट इनके अंदर जो सब्सटेंस होता है केमिकल का वो क्या होता है, एकदम सेम होता है। तो जो जेनेरिक ड्रग्स होते हैं ये अलाउड करते हैं फॉर द सेल आफ्टर द पेटेंट ऑन द ओरिजिनल ड्रग एक्सपायर। मान लो कोई ओरिजिनल ड्रग है, उस पर मान लो कि 20 साल का पेटेंट जो है वो मिला है, ठीक है, कि 20 साल तक सिर्फ उसका ही एक्सक्लूसिव राइट है उस पर्टिकुलर पर्सन का या उस कंपनी या फिर उस बिजनेस का। अब मान लो कि उसका जो पेटेंट है ना वो एक्सपायर हो चुका है, लेकिन उसका बेशक वो एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन जो जेनेरिक ड्रग्स होते हैं ना, इनको परमिशन होती है कि भाई ये उसके एक्सपायरी डेट के बाद भी क्या किए जा सकते हैं, सेल किए जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बिकॉज द एक्टिव केमिकल सब्सटेंस इज द सेम, ठीक है, क्योंकि जो उनका एक्टिव केमिकल सब्सटेंस होता है वो सेम होता है। द मेडिकल प्रोफाइल ऑफ जेनेरिक इज इक्विवेलेंट इन द परफॉर्मेंस कंपेयर टू दी। देखो, आपको कोई प्रॉब्लम हुई, ठीक है, अगर आप उस ओरिजिनल मेडिसिन को बाय नहीं कर सकते हो तो आप क्या कर लोगे, आप जेनेरिक ड्रग को ले लोगे, क्योंकि उन दोनों में इक्वल चीज़ें हैं, इक्वल केमिकल सब्सटेंस उसमें पाया गया है, सेम उसमें इक्वल भी और सेम भी पाया गया है, तो वो आपकी बॉडी में सेम तरीके से क्या करेगा, वर्क करेगा। जितना इफेक्टिव आपका ओरिजिनल रहेगा उतना इफेक्टिव ही आपका जेनेरिक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो आपका जेनेरिक ड्रग होता है ना, इसमें सेम एपीआई, अब पेपर में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज एपीआई, भी मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। जेनेरिक ड्रग में आपको सेम एपीआई देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब सेम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो आपको ओरिजिनल में होता है। थोड़ा डिफरेंट, ये थोड़ा वेरी कर सकता है, इसमें थोड़ा डिफरेंट आ सकता है अगर इसकी हम लोग फीचर्स की बात करें, इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें, फॉर्मुलेशन की बात करें, कलर की बात करें, टेस्ट की बात करें, पैकेजिंग की बात करें, तो यहाँ पे इट कैन वेरी, ठीक है, बट ये ऑलमोस्ट क्या होता है आपका, ये सेम ही आपको देखने को मिलता है। अब एपीआई क्या होता है, एपीआई स्टैंड फॉर द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है, समझते हो ना इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है। तो ये क्या है, एक मेन इंग्रेडिएंट आपको देखने को मिलेगा मेडिसिन की दुनिया में, दैट प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट। जैसा आप इफेक्ट चाहते हो, मान लो पेन किलर्स का जो मेन डिजायर्ड इफेक्ट क्या होता है कि वो आपके जो पेन है ना वो उसको क्या करे, उसको रिलीफ करे, ठीक है, समझ में आया, ओके।
तो ये चीज़ है, जो पेन के सिग्नल्स हैं उनको ब्लॉक कर दे आपके, ताकि दिमाग तक वो आपके ना पहुंच पाए, तो जिसकी वजह से आपको फील होता है कि मेरा पेन अब रुक गया, ठीक है। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या फिर एपीआई क्या होता है, एक मेन इंग्रेडिएंट आपको देखने को मिलेगा मेडिसिन के अंदर, जो कि डिजायर्ड इफेक्ट क्या करता है, आपका प्रोड्यूस करता है, और इसको ड्रग सब्सटेंस के नाम से भी जाना जाता है। चाहे तो आप इसको एपीआई बोलो, चाहे इसको ड्रग सब्सटेंस बोलो, या फिर इसको फार्मालॉजिकल सब्सटेंस के नाम से भी क्या करा जाता है, जाना जाता है, ठीक है। तो ओरिजिनल जो कि केमिकली पेटेंट होती हैं उनमें भी यही होता है और जेनरिक में भी होता है। इसकी वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा क्या होता है, पंगा देखने को मिलता है। वो कहते हैं कि आप लोग हमारे इसको कॉपी पेस्ट कर रहे हो, बट इंडिया क्या करता है, इंडिया कहता है कि देखो मेरे लिए तो पहली प्रायोरिटी ना मेरे लोगों की हेल्थ है, मेरी पब्लिक की हेल्थ है, हम अब इतना ध्यान नहीं देंगे आईपीआर प्रोटेक्शन के ऊपर। अगर इतना ध्यान देते रहेंगे ना यार, तो कई लोग तो बेचारे दवाई खरीद भी नहीं सकते हैं, ठीक है, इतनी महंगी होती हैं ये ओरिजिनल दवाइयाँ, तो इसीलिए हमें यूज़ करनी पड़ती है जेनरिक ड्रग्स का। तो मुझे एग्जाम्पल में बताना कोई 3 जेनरिक ड्रग्स जिसके बारे में आपको पता, अगर नहीं पता देन गूगल करो। ओके, दैट्स ऑल। ओके, तो टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो गया 40 मिनट, कोई बात नहीं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, उसके बाद में कुछ करंट, अगर मैंने थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की कोशिश करी थी, आई वॉज ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, बट लेट्स सी क्या बनते। सो थोड़ा सा मैंने इसको करंट का फ्लेवर भी ऐड करा था। इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा इंडिया एंड अदर कंट्रीज के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम इंडिया की पोजीशन देखें तो इंडिया हैज़ बिन अंडर इन्वेस्टिगेशन इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पॉलिसीज को लेके एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस को लेके। तो यूएसए ने अपनी कंसर्न जो है वो रेज करी थी अबाउट द इंडिया के पेटेंट लॉज के बारे में एंड ट्रेड बैरियर्स को लेके इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर। ओके, तो एग्जांपल देखिए अगर हम 2024 का स्पेशल 301 रिपोर्ट का, तो इसने क्या करा है, इसने इंक्लूड करा इंडिया को किस लिस्ट में, वॉच लिस्ट में। देखो वॉच लिस्ट कब आई थी, एक तो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट थी जो कि थोड़ा सीरियस केस था, ठीक है, और जो थोड़ा मॉडरेट सीरियस मतलब मॉडरेट लेवल में था, वो इतना सीरियस नहीं था, उसको हम लोग करते थे वॉच लिस्ट में। समझ में आया क्या इसने साइट करा, इसने क्या इसको एविडेंस देके बोला कि क्या बोला इसने, क्या मतलब चैलेंज करा यूएसए ने इसको, जब इस रिपोर्ट में इंडिया को वॉच लिस्ट में रखा, इट साइटेड आईपीआर इन्फोर्समेंट चैलेंजेस, ठीक है, पर्टिकुलरली किसके रिलेशन में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वही आगे जेनरिक एंड ओरिजिनल ड्रग्स को लेके बात यहाँ पे आगे, ठीक है। इंडिया क्या है ना, इतना फ्लेक्सिबल है, मतलब स्ट्रिक्ट पॉलिसीज को फॉलो नहीं करता व्हेन इट कम्स टू दी आईपीआर, जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात आती है। तो इंडिया इज अ फ्लेक्सिबल पेटेंट पॉलिसी, इंडियाज फ्लेक्सिबल पेटेंट पॉलिसीज फॉर जेनरिक मेडिसिन कॉन्फ्लिक्ट करती हैं यूएसए के स्ट्रिक्ट आईपीआर इन्फोर्समेंट नॉर्म्स के साथ में, जो कि यूएसए फॉलो करते हैं। देखो हम फॉलो करते हैं थोड़ा फ्लेक्सिबल, ठीक है, हम तो पब्लिक हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हैं, बट यूएसए में क्या दिया जाता है, स्ट्रिक्ट आईपीआर नॉर्म्स को क्या करा जाता है, फॉलो करा जाता है। तो अगर हम इसका इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से, जो कि हमारा GS2 में आएगा, उसके हिसाब से इसका हम लोग रेलेवेंस देखें तो 301 स्पेशल 301 एंड सेक्शन 301 जो है ये वाइटल हैं ट्रेड पॉलिसीज को समझने के लिए एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को समझने के लिए, जो इंटरनेशनल रिलेशंस को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। अब इंडिया है कि यूएसए है, तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं, जब यूएसए इंडिया को इस लिस्ट में रख रहा है, तो ये इसके किसको इफेक्ट कर रही हैं, इन दोनों के इंटरनेशनल रिलेशंस को क्या कर रही हैं, इफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। दे हाईलाइट करती हैं यूएसए की अप्रोच टू द ट्रेड डिस्प्यूट्स एंड इन्फ्लुएंस ऑन अ ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ WTO एंड द बायलैटरल रिलेशंस, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी जो हमारी, आपको इकोनॉमिक्स का जो चंक देखने को मिलेगा, दैट वुड बी आर इन पेपर नंबर 3, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग हाउ आईपीआर एंड ट्रेड बैरियर्स जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। मान लो ये यूएसए ने इंडिया के ऊपर कुछ बैरियर्स लगा दिए, तो वो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है, एंड ग्लोबल ट्रेड में क्या करेंगी, उस चीज़ में कुछ बैरियर्स लग जाएंगे, उसको इफेक्ट करेंगी, ठीक है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है समझने। तो इसीलिए अंडरस्टैंडिंग हाउ आईपीआर एंड ट्रेड बैरियर्स इफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्लोबल ट्रेड, ये क्या है हमारे लिए क्रूशियल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया के जो ट्रेड रिलेशन है यूएसए के साथ में, वो जो ये रिपोर्ट्स हैं इनकी वजह से क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, इफेक्ट करते हैं हमारे एक्सपोर्ट को, हमारी फॉरेन की इन्वेस्टमेंट को, एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो हमारी फार्मास्यूटिकल और सॉफ्टवेयर की और इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्रीज हैं। समझ में आया ना, अगर इंडिया को किसी लिस्ट में यूएसए ने डाल दिया, तो एक तो वो उसका एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, इंडिया का जो है वो इफेक्ट हो जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आती है वो इफेक्ट हो जाएगी, जो डोमेस्टिकली हमारी जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं उन पर भी हमें क्या देखने को मिलेगा, इफेक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद में इम्पैक्ट, अगर हम इंडिया की डिप्लोमेसी पे देखें, इम्पैक्ट ऑन इंडियन डिप्लोमेसी, तो ये जो इश्यूज हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ इंडियाज डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी इन नेगोशिएशन विद द यूएसए एंड अदर ग्लोबल ट्रेड पार्टनर, एंड अंडरस्टैंडिंग ट्रेड रेमेडीज एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म अंडर WTO इज एसेंशियल, ये जरूरी है।
तो दैट इज ऑल अबाउट आर सुपर एंड स्पेशल 301 ऑफ यूएसए, ठीक है। तो यूएसए के ट्रेड एक्ट का ये था हमारा सुपर 301 एंड स्पेशल 301। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू पीपल। सो इसने हमारे ले लिए 45 मिनट, ओके, नो इश्यूज। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव दैट इज अबाउट द पैराफिन्स, ठीक है। तो पैराफिन्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ, तो इसका आंसर रहेगा पेट्रोलियम रिफाइनरीज। समझ में आया? तो पहले तो यही समझना बहुत जरूरी है कि आपका बाय प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है। रुको, ये क्या हो गया, वेट अ मिनट, एक सेकेंड, रुको, ओके, एक सेकेंड रुको, why my pen is not working। एक सेकेंड, ओके, ये हो क्या रहा है, जस्ट अ मिनट, ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। सो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ने वाले थे अबाउट द पैराफिन्स, ठीक है, जो किसका बाय प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको देखने को मिलेगा पेट्रोलियम रिफाइनरीज का, ठीक है। तो अब पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगी, पैराफिन के बारे में बताऊंगी, एग्रीकल्चर वेस्ट के बारे में बताऊंगी, कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, ठीक है, और लेदर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम अभी जो है वो आगे की उसमें आगे आने वाले 10 मिनट में हम लोग सब कुछ जो है वो जानने वाले हैं। तो देखो, जो सुंदर सी आपको दिखाई दे रही है ना, ये वैक्सी का जो सब्सटेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये और कुछ नहीं है, ये है आपका पैराफिन। क्या है आपका पैराफिन? इसको एक बार ध्यान से नजरें गड़ा के देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रही थी, आपको ये बता रही थी, मैंने यहाँ पे लिखा था वो दिख नहीं रहा, बट कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है। अब देखो, क्वेश्चन को एनालाइज कैसे करते हैं, अगर मैं इसको बोलती आंसर बता के आगे निकल जाती, सो दैट इज नॉट द करेक्ट वे टू एनालाइज द PYQs, राइट। बट अब यहाँ पे हम पैराफिन को समझेंगे, लेकिन उससे पहले इन्होंने पूछा कि बाय प्रोडक्ट किसके, तो बाय प्रोडक्ट का मीनिंग किसी बच्चों को पता नहीं होता, तो वो भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, तो पहले बात क्या है कि पैराफिन पेट्रोलियम रिफाइनिंग का क्या है, बाय प्रोडक्ट है। अब बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, देखो, मान लो कुछ चीज की ना प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, कुछ चीज की, कुछ मेन प्रोडक्ट की हो रही है, कुछ प्रोडक्शन हो रही है, अब उसके दौरान क्या होता है ना, कुछ सेकेंडरी प्रोडक्ट आपका बन जाता है। क्या बन जाता है? कुछ सेकेंडरी प्रोडक्ट बन जाता है, इसका खुद का भी क्या होता है, अपना यूज होता है, उसी को हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो बाय प्रोडक्ट क्या होता है कि जो कि आपके मेन प्रोडक्ट के साथ में क्या करा जाता है, देखो, हमारा मकसद नहीं होता उसको बनाना, हम कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो बना रहे हैं, मान लो हम लोग ना चलो ऐसे बनाते, कोई एग्जांपल मुझे वैसे याद नहीं आ रहा, मान लो कुछ हम लोग मेन प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारा मकसद नहीं था कि हम इसको भी बनाएं, ठीक है, बट क्या हुआ, जब हम इसकी प्रोसेस फॉलो कर रहे थे, इस मेन प्रोडक्ट को बनाने की प्रोसेस फॉलो कर रहे थे, तब उसके दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस हमारे पास ना कुछ ये प्रोडक्ट्स बन गए जिनका हमने देखा बाद में कुछ अपना अपना यूज भी है, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम लोग बोलेंगे बाय प्रोडक्ट, ठीक है। क्या बोलेंगे? बाय प्रोडक्ट। तो बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं, ठीक है, समथिंग दैट इज प्रोड्यूस अलोंग विद द मेन थिंग, जो आपका हमारा मेन प्रोडक्ट था उसके साथ में जो बन जाए, ठीक है, बट इट वाजंट द मेन गोल और द पर्पस ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। तो हमारी जो हमने प्रोसेस करी, दैट वाजंट आवर मेन गोल कि हम इसको भी प्रोड्यूस करने वाले हैं, वो तो हमारी ध्यान में ही नहीं था, बट उस प्रोसेस के अंदर में ये बन चुकी हैं, तो ये क्या है, हमारे बाय प्रोडक्ट हैं। तो जब हम पेट्रोल को रिफाइन करते हैं, जब हम क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं, तो उस दौरान हमारा मेन पर्पस होता है कि भाई हमें तो जो है वो क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग करनी है, ठीक है, हमें तो अपने मेन जो है वो पेट्रोल डीजल वगैरह इन पे ध्यान देना है, समझ में आया, इसको रिफाइन करते हुए। लेकिन पैराफिन नाम की एक चीज जो है ना वो साथ में बन जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, किसका बाय प्रोडक्ट है, ये आपका पेट्रोलियम रिफाइनिंग का बाय प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्या होती है? पेट्रोलियम रिफाइनिंग का मतलब होता है कि जो आपका क्रूड ऑयल होता है, कि जो आपका क्रूड ऑयल होता है, ठीक है, मतलब जो आपको कच्चा, जो आपको ऑयल ग्राउंड से मिलता है, ठीक है, जो आपने डीप अपने ग्राउंड से जो निकाला, वो आपको किस फॉर्म में मिलेगा, आपका क्रूड ऑयल के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो जब आप इस क्रूड ऑयल को कन्वर्ट करते हो, ठीक है, तो जब आप इस क्रूड ऑयल को क्या करते हो, इस क्रूड ऑयल को आप कन्वर्ट करते हो यूजफुल प्रोडक्ट्स में, ठीक है, जैसे कि आपकी गैसोलीन, डीजल, केरोसिन, जेट फ्यूल, लुब्रिकेंट्स, ठीक है, एंड इवन प्लास्टिक। तो अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग। मतलब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम
क्रूड ऑयल के डिफरेंट पार्ट्स को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं एंड प्योरीफाई कर रहे हैं. Here now I need some water. Just a minute. I need to pause this. Wait a minute. Okay, so दोबारा start करते हैं. Sorry, I was having some water. Okay, let's start it again. Fine. So everything is going well. फाइन. तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे पैराफिन के बारे में. पैराफिन क्या है, एक टाइप की आपकी वैक्स आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, आप देख सकते हो, जो कि जिसके बहुत सारे यूजेस आपको आगे जाके देखने को मिलेंगे, जो मैं आपको बताऊंगी, जैसे कैंडल्स में, क्रेयॉन्स में, ठीक है. तो ये सारी चीज़ों में क्या करी जाती है, यूज़ करी जाती है. तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग के बारे में मैंने क्या बताया कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्या है, कैसी प्रोसेस है. जब हम क्रूड ऑयल को क्या कर देते हैं, व्हेन वी टर्न द क्रूड ऑयल इनटू द यूजफुल प्रोडक्ट, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पेट्रोलियम रिफाइनिंग बोलते हैं. तो चलो बढ़ते हैं आगे. तो आंसर इसका मैंने आपको बता दिया, अब इसको समझते हैं, ठीक है. तो जो मैंने लिखा ना, ये क्या लिख दिया मैंने, वर्क के बाद में 1 क्यों डाल दिया, ये गलत से डल गया, ठीक है. सो कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, ये मैंने क्या डाल दिया, ये वर्क कैसे डल गया, चलो कोई बात नहीं, वो गलती से ना कुछ मुझसे प्रिंट हो गया है, मतलब हाथ वाथ लग के तो वर्क लिखा गया है यहाँ पे. इट्स ओके, नेवर माइंड. कॉम्प्रिहेंसिव बाइक एनालिसिस बाय ओके. देखो, तो पैराफिन क्या है, ये एक टाइप की आपको ना वैक्स देखने को मिलेगी. यहाँ पे थोड़ा ऐसे देखना है तो ऐसे देख लो. इज अ हाइड्रोकार्बन दैट इज कॉमनली प्रोड्यूस एज अ बायो प्रोडक्ट जब हम रिफाइनिंग करते हैं पेट्रोलियम की, ठीक है. और इसकी बहुत सारे आपको एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगी. फॉर एग्जांपल आपको कैंडल्स में, लुब्रिकेंट्स में, कॉस्मेटिक में एंड कोटिंग में भी देखने को मिलेगा. तो पहले यही समझ लेते हैं कि पेट्रोलियम जब हम रिफाइन करते हैं, जब हम पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं, तब उसके कौन कौन से, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम आर दिस पैराफिन, इसके अलावा और कौन कौन से हमें बायो प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे. तो एक तो हमारा एलपीजी, ठीक है, जो कि एज अ कुकिंग गैस हम यूज़ करते हैं, और व्हीकल्स में एज अ फ्यूल हम इसको यूज़ करते हैं. कोक जो है वो एक सॉलिड कार्बन प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि इंडस्ट्रीज में, जैसे कि आपकी जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें कोक का इस्तेमाल होता है. ये ब्लैक से कलर का देख लेना, ठीक है. सल्फर जो है ये भी आपका बायो प्रोडक्ट है. अब आगे कल वो क्वेश्चन बनेगा कि बताओ सल्फर किसका बायो प्रोडक्ट है. तो सल्फर, एस्पाल्ट, नाफ्था, कोक, एलपीजी, ये सारे किसके बायो प्रोडक्ट है, ये सारे आपके पेट्रोलियम रिफाइनिंग के क्या देखने को मिलेंगे, बायो प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे. सल्फर क्या है, इसको यूज़ करा जाता है फर्टिलाइजर्स को बनाने में एंड केमिकल प्रोडक्ट्स को बनाने में. अल्फाल्ट क्या है, एक स्टिकी सब्सटेंस आपको देखने को मिलेगा, देखना ऐसा सा होता है कुछ, ये ना, ये भी ब्लैक से कलर का ही होता है, जो कि आपको रोड की कंस्ट्रक्शन में, रूफिंग में जो है वो यूज़ करता हुआ दिखाई देगा. एंड नाफ्था क्या है, ये एक तरह का आपका लिक्विड है, ठीक है, जिसको एज अ सॉल्वेंट, आपने पढ़ा होगा साइंस में सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के बारे में, ठीक है, कैन बी यूज एज अ सॉल्वेंट और टू मेक केमिकल्स. ओके, तो ये थे आपके बायो प्रोडक्ट्स किसके, पेट्रोलियम रिफाइनिंग के. और चीज़ों के अगर हम लोग बायो प्रोडक्ट्स के बाद देखें, तो एक होती है अपनी वुड. तो वुड जब हम जब कट करते हैं, तो व्हेन ट्रीज आर कट डाउन फॉर अ वुड, जब उस लकड़ी के लिए उसको काटा जाता है पेड़ को, तो सॉ डस्ट जो है वो हमारा क्या निकलता है, क्या निकलता है, बायो प्रोडक्ट निकलता है. क्या निकलता है, बायो प्रोडक्ट. एक ना एक पिक्चर अपने दिमाग में क्रिएट करो कि समवन वाज कटिंग द ट्री, ठीक है, कोई एक इंसान पेड़ काट रहा था और आप वहाँ पे खड़े होकर उसको देख रहे थे, ठीक है. तो आपने देखा कि जब वो पेड़ काट रहा है, तब आपने देखा कि डस्ट उड़ रही है. तब आपने क्या करा, यू सॉ द डस्ट. आपने क्या देखी, यू सॉ द डस्ट, आपने डस्ट देखी. तो ऐसे करो कि सॉ डस्ट किसका बायो प्रोडक्ट है, इट इज द बायो प्रोडक्ट ऑफ द वुड, ठीक है. जब आप ट्री को कट करते हो फॉर द पर्पस ऑफ वुड. कैटल फार्मिंग जब हम करते हैं, तो मैन्योर क्या होता है, मैन्योर क्या है, एक बायो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग एज अ फर्टिलाइजर क्या करते हैं, यूज करते हैं. देन जब हम शुगर प्रोडक्शन करते हैं, तो मोलासिस क्या है, बायो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, दैट कैन बी टर्न्ड इनटू रम और यूज इन अ फूड. फाइन, सो दिस मच इज क्लियर. आगे बढ़ते हैं. तो पैराफिन के अगर हम यूजेस को देखें, तो कुछ जाना मत, मैं बहुत अच्छा सा कुछ करवाऊंगी. अभी तो हमने पेट्रोलियम रिफाइनिंग, जो रिफाइनरीज है उनके बारे में पढ़ना है, कहाँ कहाँ पे कौन सी है. तो भागना मत, क्लास को देख के जाना पूरा. कैंडल मेकिंग में इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि टाइप ऑफ वैक्स होती है, ठीक है. तो ये कैंडल्स में इसका यूज़ करा जाता है, बिकॉज ये बहुत मतलब साफ तरीके से बर्न होती है एंड ईजी टू मोल्ड इनटू डिफरेंट शेप, ठीक है. तो कल को पेपर में क्वेश्चन आएगा कि बताओ क्या हम लोग पैराफिन को ईजिली मोल्ड कर सकते हैं, तो यस, इसको हम लोग कर सकते हैं. कॉस्मेटिक्स में इसका इस्तेमाल होता दिखाई देगा, ठीक है. तो जो पैराफिन वैक्स होती है, स्किन के ट्रीटमेंट में भी, कल को मान लो क्वेश्चन आ गया कि कॉस्मेटिक्स में पैराफिन का इस्तेमाल होता है, तो आपको पता होना चाहिए, समझ में आया, क्योंकि हम इसको अपनी स्किन पे इस्तेमाल कर रहे हैं. तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, कल को कभी भी कहीं पर भी इसके एप्लीकेशंस के बारे में पूछा जा सकता है. एंड नाउ यूपीएससी कर क्या रहा है, वो आपको ऑप्शंस नहीं दे रहा.
वो आपको लिबर्टी नहीं दे रहा कि भाई अब आप क्या करो, आप अगर आपने बोला कि 1 नहीं है तो आप 1 को वहाँ से एलिमिनेट करके आप कर लो। नो, अभी वो मांग रहा है कि आपको अगर तीनों ऑप्शंस है ना, तो तीनों के बारे में यू मस्ट हैव कुछ कुछ नॉलेज, ठीक है। सो दैट इज़ द डिमांड इन टुडे सिनेरियो। तो उसके हिसाब से वी नीड टू जो है ना, हमें फोकस करना होगा नॉलेज पे। नॉलेज इज़ द पावर, तो इट इज़ द रियल पावर। तो ट्रिक्स तो मैं आपको बता दूं, बट यहाँ पे वो अप्लाई नहीं हो रही है। हाँ, कॉमन सेंस भी काम करते हैं, वो तब काम करेगी जब आपको चीज़ों के बारे में पता है, ठीक है। तो अगर आपको पैराफिन के बारे में पता नहीं था तो कितना भी कॉमन सेंस लगाओ तो नहीं हो पाता, ठीक है। बट कुछ लोग कर लेते हैं, सो दैट आर द एक्सेप्शंस, बट आई एम नॉट वन अमंग दैम। ओके, सो पैराफिन वैक्स क्या होती है? ये स्किन केयर ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ करी जाती है, जैसे कि पैराफिन वैक्स बाथ देखने को मिलेंगे, स्पेशली सॉफ्टनिंग के लिए, मॉइस्चराइजिंग, स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, ठीक है। ये ऑफन यूज़ होती है हैंड्स एंड फीट्स में स्पा के टाइम पे। ओके, फूड इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, कोटिंग करने में फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की। देखो इतनी सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। कल को मेंस में रिगार्डिंग द पैराफिन, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आता है, तब आप क्या कर सकते हो, इतना सब कुछ लिख सकते हो, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर में। पहले डिफाइन कर दो इंट्रो में व्हाट इज पैराफिन, ठीक है। पैराफिन में आप लिख दो इट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द, इट इज टाइप ऑफ वैक्स विच इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द पेट्रोलियम रिफाइनरी। इतना कर दिया, उसके बाद में इसके एप्लीकेशन आप लिख सकते हो ऐसे करके। तो ये फ्रूट्स की एंड वेजिटेबल की कोटिंग्स के लिए भी यूज़ करी जाती है, ठीक है, ताकि उनको जो है वो लंबे टाइम तक क्या रखा जाए, उनको फ्रेश रखा जाए। कैंडी कोटिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। जो आपकी चॉकलेट्स होगी, कैंडीज होगी, उनको शाइनी बनाया जाए, उनको स्मूथ बनाया जाए, तो उसमें भी इस वैक्स की कोटिंग करी जाती है। लुब्रिकेंट्स में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ लुब्रिकेशन। जो पैराफिन है इसको एज अ लुब्रिकेंट यूज़ करा जाता है मशीनरीज में, थ्रेड में, जो आपकी ये घर में कपड़े सीने वाली मशीन होती हैं इनके अंदर में, ताकि जो है वो ड्यू टू इट्स स्मूथ टेक्सचर की वजह से इसके। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। पैराफिन जो वैक्स है वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी यूज़ करी जाती है टू इंसुलेट एंड प्रोटेक्ट जो आपकी वायर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड केबल्स ड्यू टू गुड इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। तो पेपर में कल को क्वेश्चन आएगा कि क्या पैराफिन में आपकी गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं, तो आंसर यस आएगा। लेकिन यूपीएससी ने काम करता है, वो क्या करता है, वो ना रिप्लेस कर देता है गुड को बैड से। ये मैं आपको बताऊंगी आगे जाके जहाँ पे ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो वो क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। तो वो बोलेगा कि इसमें ना बैड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगी। तो आप कुछ भी दिमाग लगा के अगर आप सोचो कि हाँ बैड है, तो नहीं, तो ये क्या देखने को मिलती है, इसकी गुड आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद में फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी आपको देखने को मिलेगा इसका यूज़, कुछ दवाइयों में, क्रीम्स में, स्किन कंडीशंस की जो होती हैं। इट हेल्प्स टू जो है वो जो मॉइस्चर है स्किन का उसको लॉक करने में हेल्प करती हैं, एंड एक्ट एज अ बैरियर जो है वो काम करती हैं, ठीक है। पॉलिशेस में भी इसका इस्तेमाल देखने को मिलेगा। जो फर्नीचर की पॉलिश होती है, शू की पॉलिश होती है, जिसमें उसमें अक्सर आपको क्या मिलेगा, पैराफिन देखने को मिलेगा, ताकि स्मूथ, शाइनी एंड फिनिश जो है वो आप जो है वो कर पाओ वुड पे, ठीक है, लेदर पे एंड शूज़ पे। एंड वाटर प्रूफिंग, जो पैराफिन है इसको एज अ वाटर प्रूफ भी यूज़ करा जाता है सर्टन मटेरियल्स में, लाइक आपके बूट्स हो गए, क्लोथिंग्स हो गए, टेंट्स हो गए। देख सकते हो कितना ज़्यादा इसकी आपको एप्लीकेशन देखने को मिलती हैं। इंडस्ट्रियल यूज़ में भी आपको ये पैराफिन का इस्तेमाल होता दिखेगा। ये एज अ सीलेंट जो है वो इंडस्ट्रीज में आपको यूज़ होती दिखाई देगी फॉर सीलिंग पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है, और इन सर्टन केमिकल दैट नीड टू बी सील्ड फॉर सेफ्टी, ठीक है, ताकि स्टेबिलिटी और सेफ्टी के लिए कुछ केमिकल्स को जब सील करा जाता है तो उस टाइम पे भी एज अ सीलेंट जो है वो इसका यूज़ करा जाता है। थेरापेटिक यूजेस में अगर हम देखें तो जो पैराफिन के बाथ्स होते हैं, वैक्स के जो बाथ्स होते हैं, पैराफिन वैक्स बाथ है, समटाइम जो है वो थेरापेटिक ट्रीटमेंट का यूज़ होता है जॉइंट पेन के लिए, अर्थराइटिस के लिए, ठीक है, ताकि जो आपकी पेन में क्या करें, हेल्प करें। सो दैट्स ऑल अबाउट द पैराफिन। नाउ देखते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग के बारे में। तो पैराफिन क्या है, एक वर्सेटाइल सब्सटेंस है, ठीक है, जिसके बहुत सारे यूजेस आपको देखने को मिलेंगे। आप कंक्लूजन में ऐसे कर सकते हो, ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि मैं आपके लिए ना मेंस की भी सीरीज लेके आऊँ, जहाँ पे हम डेली 2 क्वेश्चंस को क्या करें, डिस्कस करें, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। फाइन, तो हम ये भी करेंगे। ओके, तो पैराफिन बताना मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना तो बता देना ना, तो मैं नहीं करवाऊंगी। तो पैराफिन क्या है, एक वर्सेटाइल सब्सटेंस आपको देखने को मिलेगा, जिसके बहुत सारे यूजेस आपको देखने को मिलेंगे। कैंडल्स बनाने के लिए, कैंडल बनाने से लेके फ्रॉम मेकिंग कैंडल्स टू बीइंग यूज्ड इन स्किन केयर, फूड एंड इवन इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, राइट। उसके बाद में हम लोग देखेंगे पेट्रोलियम रिफाइनिंग के बारे में। इसकी डेफिनेशन को देखें तो एक ऐसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जहाँ पे हम क्रूड ऑयल को यूजफुल प्रोडक्ट्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि फ्यूल, आपका फ्यूल में आएंगे पेट्रोल और डीजल, लुब्रिकेंट्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। ये सेपरेट करता है एंड प्योरीफाई करता है हाइड्रोकार्बन्स को जो आपके क्रूड ऑयल में पाए जाते हैं, किस टेक्निक का इस्तेमाल करके, डिस्टिलेशन का एंड केमिकल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करके,
ठीक है। उसके बाद में ये बहुत सारे नाम होते हैं आपके पेट्रोलियम के, इसको क्रूड ऑयल भी बोल देते हैं क्योंकि ये रॉ होता है, अनप्रोसेस्ड होता है और एक्सट्रैक्ट करा जाता है सीधा अर्थ से, ठीक है। क्रूड ऑयल में ना सिर्फ आपका अनप्रोसेस्ड ही आपको देखने को मिलता है, लेकिन जब बात आती है पेट्रोलियम की तब इसमें आपको जो है वो दोनों देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्रोसेस्ड भी इसमें आपको देखने को मिलता है। इसका नाम फॉसिल फ्यूल भी होता है। पेट्रोलियम को हम लोग क्रूड ऑयल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि हम इसको सीधा कहाँ से लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, रॉ फॉर्म में, ठीक है। और फॉसिल क्यों, क्योंकि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ऑर्गेनिक मैटर से। आपको पता होगा कि जो हमारा पेट्रोलियम है ये कैसे बना। सिंपल सी प्रोसेस है, ठीक है। मान लो कि बहुत साल पहले ना कुछ बहुत सारे प्लांट्स होंगे, ठीक है। आई एम सॉरी, गला बैठ जाता है इतने ज़्यादा ना, एकदम जब हम लंबे टाइम तक बोलते रहते हैं। तो आज इसकी ना फॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो देखो, मान लो बहुत साल पहले ना, बहुत मिलियन ईयर्स पहले यहाँ पे क्या होते होंगे, यहाँ पे ओशन में कुछ एनिमल्स होते होंगे, ठीक है। और बहुत सारे क्या होते होंगे, कुछ यहाँ पे प्लांट्स होते होंगे। अब क्या हुआ, अब ना इन लोगों की डेथ होगी तो ये क्या करेंगे, सिंक कर जाएंगे। ये प्लांट्स एंड जो एनिमल्स है ना, ये क्या कर जाएंगे, ये क्या कर जाएंगे, सिंक होके जो सी बेड है उस पर क्या कर जाएंगे, उस पर सेटल हो जाएंगे। अब बहुत सालों के बाद क्या होगा, ठीक है। अब बहुत सालों के बाद क्या होना शुरू हो जाएगा कि जो ये डेड वाइल्ड लाइफ थी, आपकी जो वेजिटेशन था, ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो आपकी सैंड एंड सिल्ट है, जो आपकी सैंड एंड सिल्ट है उसके साथ में क्या हो जाएगा, ये मिक्स हो जाएगा। और कुछ बैक्टीरियाज होंगे जो इनको हेल्प करेंगे डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में, ठीक है। जो ये ऑर्गेनिक मैटर है इसकी जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होएगी, कुछ बैक्टीरियाज क्या करेंगे, इनको जो है उसमें डिकम्पोज करने में हेल्प करेंगे, जिसकी वजह से चेंज आ जाएगा इनके केमिकल, इनके अंदर हमें इनके केमिकल कॉम्पोजिशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा। फाइन। तो जिस मैटर में बहुत ज़्यादा कार्बन एंड हाइड्रोजन होगा ना, उसको एकदम वो बच जाएगा हमारा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, वो बच जाएगा। अब क्या होगा, अब क्योंकि यहाँ पे सफिशिएंट ऑक्सीजन आपको देखने को नहीं मिलती है, जो सी का जो बॉटम होता है, क्योंकि वहाँ पे सफिशिएंट ऑक्सीजन आपको देखने को नहीं मिलती है, तो जो ये मैटर है ये प्रॉपरली क्या नहीं हो पाएगा, डिकम्पोज नहीं हो पाता, ठीक है। कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं हो पाता। तो जो ये पार्शियल डिकम्पोज वाला जो मैटर है आपका, जो जो रिमेन नीचे सी बेड में रह गया था, इवेंचुअली क्या होगा, इसके ऊपर ना बहुत सारी सैंड की, सिल्ट की क्या आ जाएंगी, इसके ऊपर बहुत सारी लेयर आ जाएंगी, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा टाइम पास हो गया, बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स निकल चुके हैं। अब क्या होगा, ऊपर से क्या पड़ेगा इसको, हाई प्रेशर, ठीक है। ऊपर से पड़ेगा इस मटेरियल पे प्रेशर, और नीचे से इसको पड़ेगा, क्या पड़ेगा, नीचे से इसको आएगा हाई टेम्परेचर। तो जिसकी वजह से जो ये ऑर्गेनिक मैटर है ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, और इसी का बन जाएगा आपका ऑयल। क्या बन जाएगा, इसी का आपका बन जाएगा ऑयल। दोबारा से बताऊँ मैं आपको, ठीक है। देखो, दोबारा से देखते हैं कि हमारा जो ऑयल है ये कैसे बनता है। तो ये कैसे बना, तो आ जाओ। देखो, मिलियंस ऑफ ईयर पहले क्या होगा, कि मिलियंस ऑफ ईयर पहले क्या होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स, मतलब वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी, और बहुत सारे एनिमल, मतलब आपको वाइल्ड लाइफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इनको निकालो यहाँ से पिक्चर से बाहर। तब क्या हो गया, अब क्या हो रहा है, किसी और कलर से इससे लेते चलो। अब क्या हो गया, ये लोग ना डेड हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, ये लोग अब डेड हो जाएंगे। तो जब ये लोग मर जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये सिंक कर जाते हैं, ठीक है, डूब जाते हैं। एंड इस जो सी बेड होता है, उस सी बेड में क्या कर जाते हैं, ये लोग सी बेड में क्या कर जाते हैं, सेटल कर जाते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे ईयर जो है वो पास होंगे, ठीक है। तो जो ये डेड वाइल्ड लाइफ थी, जो वेजिटेशन थी, क्या करेगी, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और क्या करेगी, जो सैंड एंड सिल्ट है ना, उसके साथ में क्या कर जाएगी, ये सैंड एंड सिल्ट के साथ में क्या कर जाएगी, मिक्स कर जाएगी। अब कुछ बैक्टीरियाज क्या करेंगे, इसको डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में हेल्प करेंगे। जो ये आपका ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, इसके डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में क्या करेंगे, इसको डिकम्पोज होने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से इसके केमिकल कॉम्पोजिशन में, केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको क्या देखने को मिलेगा, चेंजेस आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अब जिस मैटर में बहुत ज़्यादा कार्बन होगा और जिस मेटल में बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन होगा, वो ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है। और क्योंकि नीचे आपको जो है, जो बॉटम है आपको सी का, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन आपको देखने को नहीं मिलती है, तो बहुत टाइम तक ना ये क्या होगा, मतलब ऐसे ही पार्शियल डिकम्पोजिशन होगा, मतलब ये पूरी तरह डिकम्पोज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब जो ये पार्शियली डिकम्पोज आपका मटेरियल है एट द बॉटम ऑफ द सी, है ना, तो इसमें क्या होगा, इसके ऊपर जब मल्टीपल लेयर्स आ जाएंगी, सैंड की और सिल्ट की बहुत सारी लेयर आ जाती हैं, और फिर ये नीचे दब जाएगा ऐसे करके, ठीक है। नीचे क्या कर जाएगा, नीचे दब जाएगा। फिर क्या होगा, देखो, जैसे ये था ना, तो ये है, ये है, ये है। अब फिर क्या होगा,
फिर क्या होगा कि इसके ऊपर से पड़ेगा बहुत ज़्यादा प्रेशर, जो ये मटेरियल है जो पार्शियली डिकम्पोज हुआ है, ऊपर से पड़ेगा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर और नीचे से पड़ेगा इसके ऊपर हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये ऑर्गेनिक मैटर जो है ये पूरी तरह डिकम्पोज हो जाएगा और ये फॉर्म कर देगा आपका ऑयल, ठीक है। यहाँ पे ऑयल आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, आपके सैंड, आपकी सेडिमेंट एंड रॉक, यहाँ पे आपका और पानी, और यहाँ से हम लोग निकालते हैं फिर किसको, जब इसको बाहर निकालेंगे इसी को हम लोग बोलेंगे क्रूड ऑयल या फिर पेट्रोलियम या फिर फॉसिल फ्यूल या फिर ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी इकोनॉमिक वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और रॉक ऑयल क्यों मिलता है, क्योंकि अंडरग्राउंड रॉक के रिजर्वायर से हमें देखने को मिलता है। और लिक्विड हाइड्रोकार्बन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो वो हाइड्रो और कार्बन जो बचे थे आपके, ठीक है, जिसमें मैटर में आपके ज़्यादा हाइड्रो और कार्बन थे, वो मैटर पूरी तरह डिकम्पोज नहीं होता और बाद में वही जाके ऑयल की फॉर्म ले लेगा, तो ये क्या मिलेगा आपको, लिक्विड हाइड्रोकार्बन भी इसको जो है वो हम लोग बोलते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, रुको आगे बढ़ेंगे, रुको, ओके। सो इतना मैंने आपको बता दिया। अब देखो, अब कुछ ना प्रोसेस का फॉलो करते हैं इस पेट्रोल को रिफाइन करने के लिए, इस क्रूड को रिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो देखो अब जब नीचे है तो बहुत कुछ उसमें जो ऑयल बना है तो अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अभी अनप्रोसेस्ड है, प्योरीफाइड नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि प्रोसेस होती है डिस्टिलेशन की, जिसमें क्रूड ऑयल को हीट करते हैं और सेपरेट करते हैं टू सेपरेट कंपोनेंट्स बाय द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट्स का इसमें यूज होता है। प्रोड्यूस करते हैं फ्रैक्शंस लाइक गैसोलीन, केरोसिन एंड डीजल। तो ये मोटा मोटा देख लो कि ये कुछ प्रोसेसेस आपकी इन्वॉल्व होती हैं। तो कल का पेपर में क्वेश्चन आया कि डिस्टिलेशन, क्रैकिंग, रिफॉर्मिंग, ट्रीटिंग, ब्लेंडिंग किसकी प्रोसेस है, तो ये सारी प्रोसेस आपको देखने को मिलती है पेट्रोलियम रिफाइनिंग के अंदर, ठीक है। क्रैकिंग में क्या होता है, ब्रेक डाउन करते हैं हैवियर हाइड्रोकार्बन्स का इनटू द लाइटर वंस लाइक पेट्रोल एंड आपकी एलपीजी। उसके बाद में रिफॉर्मिंग में क्या होता है कि इंप्रूव करते हैं फ्यूल की क्वालिटी को बाय ऑल्टरिंग द हाइड्रोकार्बन, उनका जो स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोकार्बन का। ट्रीट करते हैं कैसे, कि जो इम्प्योरिटीज है, जो सल्फर एंड नाइट्रोजन है, उनको रिमूव कर दिया जाता है। ब्लेंडिंग में क्या होता है कि इसके अंदर और ज़्यादा चीज़ों को कंबाइन करा जाता है, कंबाइन रिफाइंड प्रोडक्ट, ताकि जो मार्केट की जो स्पेसिफिकेशंस है उनको मीट करा जाए, ठीक है। और रिफाइनिंग के बाय प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया, एलपीजी है, बिटुमेन भी आपको देखने को मिलेगा, इसका रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। पैराफिन वैक्स होती है, पेट्रोकेमिकल जैसे आपके प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स एंड सल्फर। तो ये चीज़ें आ गई। अब एक वर्ड कंफ्यूज करता है पेट्रोलियम एंड पेट्रोल, है ना, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो जो पेट्रोलियम होता है ना, ये ब्रॉडर टर्म होती है, इसमें इसको क्रूड ऑयल को प्लस जो इसके और डेरिवेटिव्स होते हैं उन सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम बोलते हैं। लेकिन जो पेट्रोल होता है ना, ये रिफाइंड प्रोडक्ट होता है इस पेट्रोलियम का। ये क्या होता है, इस प्रोडक्ट का इस पेट्रोलियम का, जो कि क्रूड ऑयल भी है और भी बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं उसके अंदर में, और भी उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उससे निकलने वाली हैं, ठीक है। देखो अगर ये पूरा है ना, तो इसमें से डीजल भी निकलेगा, ठीक है, गैस भी निकलेगी, पैराफिन भी निकलेगी। इस सबको मिला के मैं क्या बोलूँगी, ठीक है, जो ये क्रूड ऑयल है जिसके अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, इन सबको मिला के मैं क्या बोलूँगी, पेट्रोलियम बोलूँगी। मान लो अब इसमें से ना ये निकल गया, इतना हिस्सा पेट्रोल है, ठीक है, जिसको मैं एज अ फ्यूल यूज़ करने वाली हूँ। तब ये क्या है, मेरा पेट्रोल है। दोनों में ये फर्क होता है। पेट्रोलियम एक ब्रॉडर टर्म है जो कि पूरे को बोलते हैं, पूरे क्रूड ऑयल उसके डेरिवेटिव्स को बोलते हैं, बट पेट्रोल उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, जिसको एज अ हम फ्यूल जो है वो यूज़ करते हैं। जब इसको मैं रिफाइंड करूंगी तो एक रिफाइंड प्रोडक्ट मेरा निकलेगा पेट्रोल की फॉर्म में, ठीक है, समझ में आया। इसकी स्टेट क्या होती है, रॉ भी होती है और प्रोसेस्ड भी होती है, फाइन। ये फुली रिफाइंड होता है, रेडी होता है यूज़ के लिए। इसके यूजेस होते हैं फ्यूल में, लुब्रिकेंट्स में, प्लास्टिक में, लेकिन इसका प्राइमरीली यूज होता है फ्यूल व्हीकल्स में एज अ फ्यूल। इसके एग्जांपल डीजल, केरोसिन, गैसोलाइन एंड, ठीक है, पैराफिन। अच्छा मुझे बताओ गैसोलीन क्या होता है, तो किसी को कोई आइडिया होगा, जस्ट अ सेकेंड। सो आई वॉज आस्किंग कि गैसोलीन और ये जो आपका पेट्रोलियम होता है इसमें क्या फ़र्क होता है। देखो सॉरी, पेट्रोल एंड जो गैसोलीन होता है इसमें क्या फ़र्क होता है। अब जो आपके ब्रिटिशर्स होते हैं, ठीक है, जो ब्रिटिश इंग्लिश होती है उसमें हम लोग, जैसे हमारी इंडिया होगी, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो जो ये ब्रिटिश हो गया जैसे यूके, ठीक है, तो ये सब लोग ना पेट्रोल को पेट्रोल के नाम से ही जो है वो जानते हैं, ठीक है, पेट्रोल को पेट्रोल के नाम से ही जो है वो बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में। या फिर हमारे इंडियंस हो गए, हम इंडिया वाले, यूके वाले और ऑस्ट्रेलिया वाले, हम क्या करते हैं, पेट्रोल को पेट्रोल के नाम से जानते हैं। लेकिन जो अमेरिकन होते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में इसी पेट्रोल को हम लोग क्या बोलते हैं, गैसोलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग गैसोलीन बोलते हैं, ठीक है। तो अब इम्पॉर्टेंस देखें पेट्रोलियम रिफाइनिंग की, तो पहली है हमारी की एनर्जी सप्लाई, ठीक है। तो ये जो रिफाइनरीज होती हैं ये क्या करती हैं, जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग की प्रोसेस जो होती है,
जहाँ पे होती है वहाँ उनको बोलते हैं रिफाइनरीज, ठीक है। जो पर्टिकुलर एरिया में होती है, जो पूरा लगा होता है सेटअप, उसको रिफाइनरी बोलते हैं, जहाँ पे पेट्रोलियम को साफ करा जाता है, ठीक है, रिफाइन करा जाता है। तो ये काम, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है पेट्रोलियम रिफाइनिंग की प्रोसेस की? एक तो ये हमें फ्यूल प्रोवाइड करती हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल या फिर गैसोलीन, जिसको अमेरिकन इंग्लिश में गैसोलीन के नाम से जानते हैं। जरा देखो रिकॉर्डिंग चल तो पड़ी, हाँ चल पड़ी है, ठीक है, ओके। और एविएशन फ्यूल, मतलब ठीक है, एविएशन इंडस्ट्री को भी ये लोग फ्यूल देते हैं। इंडस्ट्री का फीड स्टॉक भी है, सप्लाई करते हैं लोग रॉ मटेरियल, ठीक है, फॉर प्लास्टिक, केमिकल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंटली टू द नेशनल जीडीपी, ठीक है, नेशन की जीडीपी को में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। ग्लोबल ट्रेड में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इनका देखने को मिलता है, किसका? पेट्रोलियम रिफाइनिंग का। डेली यूटिलिटीज में भी हमारी हेल्प करते हैं, इनेबल करते हैं द प्रोडक्शन ऑफ एवरीडे आइटम, जैसे कि कॉस्मेटिक, मेडिसिन एंड द फाइन। अब हमें की पॉइंट जो रिमेंबर याद रखने हैं, दैट इज कि जो इंडिया है वो 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का, ठीक है। और मेजर इसके रिफाइनरीज हमें जामनगर, जो कि गुजरात में, वहां पे देखने को मिलती है, हरियाणा के पानीपत में देखने को मिलती है, और महाराष्ट्र के मुंबई में देखने को मिलती है। और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जैसे कि एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है, उसका मेन पर्पस ये है कि जो पेट्रोलियम की हमारी डिपेंडेंसी है, जो हम क्रूड ऑयल पे इतने डिपेंडेंट है, उसको क्या करा जाए, उसको कम करा जाए, ठीक है। हम क्रूड ऑयल को लेके आते हैं यहाँ पे, और हम क्या करते हैं, जो हमारी खुद की पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं उनमें क्या करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं। तो इंडिया में आपको 23 ऑयल की रिफाइनरीज देखने को मिलेंगी, या फिर पेट्रोलियम रिफाइनरीज या फिर क्रूड ऑयल की रिफाइनरीज आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ पे क्रूड ऑयल को टर्न करा जाता है यूजफुल प्रोडक्ट्स के अंदर में, ठीक है। वेयर द क्रूड ऑयल इज टर्न इनटू द यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल, जिसको गैसोलीन बोलते हैं अमेरिकन, ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश में, डीजल एंड केरोसिन। और इन रिफाइनरीज को डिफरेंट कंपनीज क्या करती हैं, ऑन करती हैं। 18 रिफाइनरीज आउट ऑफ द 23 आपको 18 रिफाइनरीज देखने को मिलेंगी, जिसको पब्लिक सेक्टर, मतलब जिसको गवर्नमेंट ऑन करती है, ठीक है। तो 18 तो ये होगी 23 में से, और जो बची हुई 2 हैं उनको करता है ज्वाइंट सेक्टर, मतलब उसको गवर्नमेंट भी करती है और उसको प्राइवेट कंपनीज भी क्या करती हैं, ऑन करती हैं। और जो 3 आपकी रह जाएंगे, देखो 18, ठीक है, 19, 20, 21 और 23, ठीक है। तो ये हो गई, 18 करती है आपकी गवर्नमेंट अकेले, ठीक है, और 2 करती है आपका ज्वाइंट सेक्टर। देखो ज्वाइंट में, ज्वाइंट मतलब 2 होते हैं ना, तो 2 लिख लो ऐसे करके, 1 और 2। एंड प्राइवेट कितने करते हैं, प्राइवेट जो ऑन करते हैं वो 3 रिफाइनरीज को ऑन करते हैं। एक नई अपकमिंग जो है वो रिफाइनरी हमारी जो वो बिल्ड हो रही है बरमार के अंदर राजस्थान में, ठीक है। तो अगर वो हमारी जब बन के सब कुछ होगी, चल पड़ी, तो हमारे पास हो जाएंगी टोटल इंडिया के पास में 24 पेट्रोलियम की रिफाइनरीज। राइट नाउ वी हैव ओनली 23, बट अपकमिंग रिफाइनरी हमारी जो है वो बीइंग बिल्ड इन द बारमार राजस्थान, ठीक है, जो कि विच विल मेक द टोटल नंबर ऑफ रिफाइनरीज 24। तो आउट ऑफ 23 रिफाइनरीज में से जो 9 रिफाइनरीज हैं उनको ऑन करता है आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, IOCL। और 3 रिफाइनरीज को ऑन करता है आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फाइन। और 3 रिफाइनरीज को ऑन करता है आपका भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और ये कंपनीज हमारी हेल्प करती हैं, दीज कंपनीज हेल्प प्रोसेस ऑयल इनटू द फ्यूल्स दैट, जिसको हम लोग एवरीडे क्या करते हैं, यूज करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द रिफाइनरीज। अब देखते हैं कौन सी कहाँ पे है, ठीक है। तो ये देख लो 23 है, ठीक है, जैसे पानीपत में है, ये आपकी जामनगर, दिस इज जामनगर, ठीक है, मुंबई वाली ये रही आपकी, और बारमार में राजस्थान की क्या करी जा रही है, रिफाइनरी को अभी बिल्ड करा जा रहा है। तो ये मैप आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है, कि ये किसका मैप है, ये आपकी 23 रिफाइनरीज का मैप आपको देखने को मिलेगा। कौन सी कहाँ पे, ये हम लोग ना बाद में याद करेंगे जब पर्टिकुलरली क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा अबाउट दी पेट्रोलियम रिफाइनरीज। तो अब दोबारा से जरा हम क्वेश्चन पे जाएं, तो देखो इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, ठीक है। अब दोबारा से क्वेश्चन पे जाएं, तो अभी तक ना हमारा इतना क्वेश्चन खत्म हुआ है, अभी भी ये तीनों जो हैं ऑन द वे हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे अपने अपने ऑप्शन के एनालिसिस के ऊपर। देखो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ, बट यू पीपल हैव टू टेल मी, यू पीपल हैव टू रिव्यू की कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। आगे आ जाओ। तो कॉटेज इंडस्ट्री आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगी। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, ये बिल्कुल ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, जिनको हम लोग अपने घर से भी ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते नहीं, करा ही जाता है, ठीक है, तभी तो इनको कॉटेज इंडस्ट्रीज बोलते हैं। कोट पहन के सर्दियों में हम घर से इसको ऑपरेट कर रहे हैं, या फिर स्मॉल वर्कशॉप से हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। जनरल इनमें क्या होता है, मैनुअल या फिर ट्रेडिशनल मेथड्स का क्या करा जाता है, इस्तेमाल करा जाता है। तो व्हाट आर द कॉटेज इंडस्ट्री, तो कॉटेज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है, ठीक है, जो लोग बिल्कुल बिल्कुल स्मॉलर होती है, टिपिकली फैमिली बेस्ड इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे बिल्कुल ही
स्मॉल टूल्स का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। पर दूसरी तरफ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं ना, ये डिफरेंट होती हैं, इनका पूरा फॉर्मल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या होती हैं, ये थोड़ी आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगी, फाइन। तो मुझे बताना कि कॉटेज इंडस्ट्री में और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या डिफरेंस है, फाइन। उनका प्रॉपर ना एक फॉर्मल सेटअप आपको देखने को मिलता है, लेकिन कॉटेज में ऐसा नहीं होता। ये ना अपने घर से ही रन कर रहे होते हैं इस बिजनेस को, ठीक है। बिल्कुल छोटी छोटी वर्कशॉप्स आपको इनके देखने को मिलती हैं, जैसे कि बी कीपिंग करना, ठीक है, विविंग करना, पॉटरी करना, हैंडलूम का काम, एम्ब्रॉयडरी, हैंडक्राफ्ट, ठीक है। तो ये सारी किसका एग्जाम्पल है, ये सारे कॉटेज इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल है। आप याद कैसे कर सकते हो कि जैसे हम लोग कोट पहन के तो घर में बैठ सकते हैं ना, तो ऐसे करके, ठीक है। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज, तो कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जो कि हाउस होल्ड लेवल की आपको क्या देखने को मिलेंगी, इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी, टिपिकली जहाँ पे आपको फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिलेंगे, एंड बिल्कुल सिंपल टूल्स एंड मेथड का इस्तेमाल यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जब ये घर में ही यूज़ हो रही हैं, मतलब घर से ही ऑपरेट हो रही हैं, तब इनमें इन्वेस्टमेंट भी लो होएगी, ठीक है। तो अगर इन्वेस्टमेंट लो है तो प्रोडक्शन भी क्या इनकी देखने को मिलेगी, प्रोडक्शन भी तो लो देखने को मिलेगी। जब आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो तो इतना ही आप लोग प्रोड्यूस कर पाओगे, इतना इन्वेंट करोगे तो इतना प्रोड्यूस कर पाओगे। तो एज पर द इन्वेस्टमेंट आपकी क्या निकल के आती है, प्रोडक्शन निकल के आती है। सो यहाँ पे बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज द लो, देयरफॉर द प्रोडक्शन इज ऑल्सो लो। यहाँ पे फैमिली लेबर आपको देखने को मिलेगी, या फिर स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्कर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं ये ऑफन रिफ्लेक्ट करते हैं, अक्सर रिफ्लेक्ट करते हैं आपके लोकल कल्चर को और क्राफ्टमैनशिप को, फाइन। अब बी कीपिंग क्या है, बी कीपिंग भी एक एग्जांपल है आपकी कॉटेज इंडस्ट्रीज का। ये ऑप्शन में था ना, देखो ध्यान से ऊपर जाना। तो बी कीपिंग इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जो कि कॉटेज इंडस्ट्री है, यहाँ पे हनी प्रोड्यूस होता है, बी की वैक्स प्रोड्यूस करी जाती है और कंट्रीब्यूट होता है टू द पॉलिनेशन बेनिफिटिंग द एग्रीकल्चर, फाइन। अगर आप देखो मधुमक्खियां रखोगे तो वो पॉलिनेशन के प्रोसेस में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। नाउ व्हाट इज द पॉलिनेशन, और ये बेनिफिट कैसे करती हैं कल्चर को, दिस इज द माई क्वेश्चन फ्रॉम यू पीपल। और ये रूरल एम्प्लॉयमेंट को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। अगला ऑप्शन था हमारा लेदर का, ठीक है। दो ऑप्शन थे, एक तो था पहला था, चार ऑप्शन थे, पहला था रिफाइनिंग वाला, फिर था हमारा ये बी कीपिंग वाला कॉटेज इंडस्ट्रीज का, एंड देन हमारा एक लेदर वाला भी ऑप्शन था, एक एग्रीकल्चर वाला भी था। तो हम लेदर वाले पे आ गए हैं। तो लेदर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जो कि इन्वॉल्व होती हैं, जो एनिमल हाइड्स होती है, जो स्किन होती है, जो उससे लेदर प्रोड्यूस करा जाता है, जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है, उनको बोलते हैं लेदर इंडस्ट्रीज। द इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग animal hides and skin to produce leather which is then used to make shoes, bags, belts, jackets and more, fine। तो ये है। उसके बाद में प्रोसेस कैसी होती है कि जो सबसे पहले तो ना जो रॉ हाइड कलेक्शन करी जाती है, ठीक है, समझ में आया। जो स्लॉटर हाउसेज होते हैं वहां से क्या करी जाती है, इनकी कलेक्शन करी जाती है, एंड देन करी जाती है टैनिंग, मतलब जो हाइड है, ट्रीटिंग हाइड्स टू मेक देम ड्यूरेबल, ताकि वो ड्यूरेबल बन पाए और रेजिस्टेंट बन पाए डिके से, ताकि वो खराब ना हो, ठीक है, समझ में आया। फिर उसको फिनिशिंग दी जाती है, उसको डाई करा जाता है, पॉलिश करा जाता है उस लेदर को, ताकि उसको हम एंड जो है मतलब फाइनल उसको हम लोग क्या कर पाए, यूज़ कर पाए फॉर दी एंड यूज़। समझ में आया। रॉ हाइड कलेक्शन होती है पहले, फिर उसकी टैनिंग होती है, एंड देन उसकी क्या होती है, बाद में उसकी फिनिशिंग होती है। जब ये हम लोग काम करते हैं, समझ में आया, जब हम लोग ये काम करते हैं, जब हम लोग ये लेदर की प्रोसेस पूरी करते हैं, तब कुछ ना बाय प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे जो निकलते हैं, जो कि हमारा मेन फोकस नहीं था, बट वो निकल रही हैं साथ में, बट उनका अपना कुछ यूज़ है। जैसे कि जेलेटिन एंड ग्लू फ्रॉम द एनिमल, जैसे एनिमल के स्किन वगैरह हो गई, ठीक है, एनिमल की बोन्स होगी जो उससे निकलता है, फर्टिलाइजर्स हो गए आपके, ठीक है, लेदर वेस्ट ही आपको निकलते दिखाई देंगे, कोलेजन फॉर कॉस्मेटिक्स। अब इसके चैलेंज क्या है, देखो इसका ना बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल चैलेंज आपको देखने को मिलता है, जैसे कि वाटर पोल्यूशन होता है, जब आप टैनिंग की प्रोसेस करते हो, जब आप इसको ड्यूरेबल बनाने की कोशिश करते हो, ठीक है, तब क्या होता है इस प्रोसेस के दौरान ना, तो बहुत ज़्यादा आपको वाटर पोल्यूशन देखने को मिलता है। और कुछ एथिकल कंसर्न भी, देखो ना, आप एनिमल को मार रहे हो, उसके स्किन विन सब कुछ ले रहे हो, ठीक है, तो एनिमल राइट्स के भी यहाँ पे कंसर्न जो है वो उठती है। अब होती है एक अपनी एग्रीकल्चर वेस्ट इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब ये कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं, एनिमल वेस्ट प्रोसेसिंग वाली। तो जो प्रोसेस होती है कि एग्रीकल्चर का जो रेसिड्यू है, ठीक है, एंड बाय प्रोडक्ट्स इनटू यूजफुल मटेरियल एनर्जी, मतलब जो आप कन्वर्ट करना, जो आपका एग्रीकल्चर बचा हुआ रह गया और जो आपके बाय प्रोडक्ट्स रह गए, उनको यूजफुल प्रोडक्ट या मटेरियल या एनर्जी में कन्वर्ट करने को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोसेसिंग में यही काम किया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे, जैसे कि राइस का हस्क है, ठीक है, इसको एज अ बायोफ्यूल या फिर एज अ इंसुलेशन मटेरियल भी इसको हम यूज़ करते हैं, बायोगैस, ठीक है। शुगर केन का जो रेसिड्यू होता है उसको पेपर प्रोडक्शन में यूज़ करा जाता है एज अ बायोफ्यूल भी हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्रॉप का जो रेसिड्यू होता है इसको कन्वर्ट करा जाता है इनटू कंपोस्ट और बायोचार फॉर दी सॉइल हेल्थ के लिए, ठीक है। आपको पता होगा ना बायोचार के बारे में,
अब इसके बायो प्रोडक्ट्स क्या रहेंगे इस प्रोसेस के? एक तो बायोफ्यूल जिसको हम एथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस, ठीक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे कंपोस्ट, एनिमल फीड या इंपॉर्टेंस क्या है कि जो इससे क्या होगा कि हमारा जो वेस्ट है, जो पोल्यूशन है, वो रिड्यूस होगा, ठीक है। ये सस्टेनेबल इन एनर्जी को क्या करेगा? प्रमोट करेगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ये फार्मर की इनकम को इंक्रीज करेगा, कैसे? बाय यूटिलाइजिंग द अदरवाइज डिस्कार्डेड मटेरियल, ठीक है। जिस मटेरियल को डिस्कार्ड हम इसे कर देते हैं, उस मटेरियल का भी क्योंकि अब यूज हो रहा है इस इंडस्ट्रीज के अंदर, इस प्रोसेसिंग के अंदर, तो इससे एनिमल की जो फार्मर की इनकम है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। ओके, गिव मी 1 सेकेंड, मैं वीडियो को स्टॉप नहीं कर रही, मैं ज़रा पानी पी लूँ, ठीक है। गिव मी 1 मिनट, क्योंकि ऑलरेडी ना ये 1 घंटा 20 मिनट की क्लास हो चुकी है। रुको, क्लास हो गई है। अभी ना मैं ऐसे ही करूँगी कि जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लो कुछ क्वेश्चंस कवर हो गया, अब इनको नहीं डालूंगी। हिस्ट्री के हिस्ट्री में, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक्स में, इन्वायरमेंट के साइंस में, मिसलिनियस में, ठीक है। ओके, सो अगर हम इनका डिफरेंस देखें, कॉटेज इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोसेसिंग का, तो इनका फोकस है कि स्मॉल स्केल है और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स का ही जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेदर गुड्स फ्रॉम एनिमल हाइड्स, ठीक है, इसका फोकस कहाँ पे इसका रहता है? जो एग्रीकल्चर के बाय प्रोडक्ट्स हैं उनका रीयूज करने में। फॉर एग्जांपल कॉटेज इंडस्ट्री के बी कीपिंग, वीविंग एंड पॉटरी, इसके शूज, बैग, बेल्ट, इसका बायोफ्यूल, कंपोस्ट एंड ऑर्गेनिक फीड। और इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आपको मिनिमल देखने को मिलता है, क्योंकि ट्रेडिशनल टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है और घर में ही इसका काम हो रहा है, ठीक है। वैसे ही और लेदर में तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन के कंसर्न्स रहते हैं, और एग्रीकल्चर का जो हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है वो पॉजिटिव देखने को मिलता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, क्योंकि ये हमारे वेस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। नाउ कम्स टू द मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन। और मैं बताऊँ यहाँ पे ना मुझसे भी प्रॉपर इसकी जो वो नहीं डली है एक्सप्लेनेशन, बट आई गेस इतनी इनफ है, ठीक है, आप सबको। बट नहीं होएगी तो आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, बहुत बार ये कमीशंस बीच में आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको उसको सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले तो चार्ल्स वुड डिस्पैच आपका देखने को मिलता है, ठीक है। डिस्पैच जो है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो डिस्पैच, ये दोनों स्पेलिंग्स जो है ना वो चलते हैं, बट जो ये पहले चलते थे लेकिन दोनों एक्सेप्टेबल हैं आपके, फाइन। तो ये ब्रिटिशर्स यूज़ करते हैं, तो छोड़ो इस चीज़ को। तो पहले ये आएगा, फिर हंटर आएगी, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो इस हिसाब से पहले कौन सा आ रहा है? चार्ल्स आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में हंटर कमीशन आती है, उसके बाद में आपकी रेल कमीशन आती है, एंड देन आपकी सैडलर कमीशन आती है। तो ये सीक्वेंस है। तो उस हिसाब से जो हमारा आंसर है वो ये हुआ। बट इसको हम लोग पढ़ेंगे कि अब ये है क्या। तो इसको ना हम लोग एजुकेशनल कमीशन के हेड के अंदर रख सकते हैं, बट जो चार्ल्स वुड डिस्पैच है एक तरह की डॉक्यूमेंट है ये, ठीक है। तो ये कोई कमीशन नहीं है, समझ में आया? अब देखो, इसको हम लोग वुड्स डिस्पैच भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं एजुकेशन का, इंडिया के अंदर में। मोटा मोटा बता रही हूँ मैं यहाँ पे, डिटेल में फिर कभी बताऊँ, क्योंकि ऑलरेडी क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है। आप खुद से इसको पढ़ सकते हो जाके, अदरवाइज क्या करूँगी मैं, जब आगे बनाऊंगी ना क्लासेस तो दोबारा समझा दूंगी, ठीक है। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो इंडिया में एजुकेशनल सिस्टम है उसको इम्प्रूव करा जाए, ठीक है, और सब तक उसको और ज़्यादा एक्सेसिबल जो है वो करा जाए, सबकी पहुंच तक उसको जो है वो करा जाए। इसकी जो ये वुड डिस्पैच था, इसकी जो कुछ रिकमेंडेशंस थी, इसकी पहला था कि इंट्रोडक्शन करी जाए ऑफ सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे फोकस करा जाए इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। और इसका मेन योगदान जो रहेगा ना चार्ल्स वुड डिस्पैच का, वो रहता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। मेजर सिटीज़ में से कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास, तो इनकी इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने को मिलेगी इसी के दौरान, ठीक है, इसी की वजह से। तो एक हमारा बनता है क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, बनता है इसकी वजह से, ठीक है। और इसका एम्फेसिस होता है ऑन प्राइमरी एजुकेशन, फीमेल एंड फीमेल एजुकेशन पे, ताकि प्राइमरी पे फोकस करो एंड फीमेल के एजुकेशन पे क्या करो, फोकस करो। इनकरेज करो नेटिव लैंग्वेजेस को इंग्लिश के साथ साथ में। ये था कि जो प्राइमरी पढ़ाई है ना उसको अपनी लैंग्वेज में कराओ, और उसके बाद में हायर स्टडीज़ में क्या करो, इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी करो। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल टू प्रमोट द एजुकेशन इन द रूरल एरियाज, तो ये इसके कुछ रिकमेंडेशंस थे। और इसका इम्पैक्ट आपको क्या देखने को मिलता है? इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि सेट द फाउंडेशन फॉर द हायर एजुकेशन, एंड इसकी वजह से आपको इंडिया के अंदर में यूनिवर्सिटीज़ की इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलती है, ठीक है, जैसे कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास। उसके बाद में इसने मतलब इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि जो वुड डिस्पैच आया इसने क्या प्रोग्रेस करी, इसमें क्या कमियां रही, उन सब पे रिपोर्ट बनाने के लिए आती है हमारी हंटर कमीशन। कौन आती है? हंटर कमीशन।
जो आपका वो वुड डिस्पैच है वो 1854 में आता है, ठीक है। और जो हंटर कमीशन है वो 1882 में आपको देखने को मिलती है। फाइन, तो ये आती है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इन्वेस्टिगेट करा जाए जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी स्टेट को इंडिया के अंदर में, और इसका मेन फोकस रहता है, ठीक है, कि प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव करा जाए और फीमेल की लिटरेसी है उसको भी इंक्रीज करा जाए, और फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को क्या करा जाए, इंट्रोड्यूस करा जाए कुछ एरियाज में, और जो मोर एम्फेसाइज है वो टीचर की ट्रेनिंग पे ध्यान दिया जाए। फाइन, और टीचिंग के मेथड्स को इम्प्रूव करा जाए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू एजुकेशन डिपार्टमेंट्स की, ताकि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको अच्छे से हैंडल करा जाए, और रिकमेंडेशन दी इसने फ्री स्कूल्स की एंड एक्सपेंड करने की वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस को, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या रहा कि प्राइमरी एजुकेशन में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, एंड इसने ग्राउंड एंड लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द फ्यूचर एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए। सैडलर बाद में आती है, सैडलर से पहले आपकी रेलवे कमीशन आती है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है हायर एजुकेशन की स्टेट को रिव्यू करना, यूनिवर्सिटी की जो कंडीशन है उसको रिव्यू करना। और इसने क्या रिकमेंडेशन दी, इसने बोला कि भाई फोकस ऑन इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड एफिशिएंसी जो आपकी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। और इम्प्रूवमेंट सिस्टम इसने सजेस्ट करे कुछ इम्प्रूवमेंट्स को जो कि आपके एग्जामिनेशन सिस्टम में करनी चाहिए, स्टूडेंट के वेलफेयर में करनी चाहिए। और इसने प्रपोज करा, ठीक है, कि इस्टेब्लिश करो कुछ और कॉलेजेस को एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को। इसका मेन ही फोकस था टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस पे, ठीक है। और इसने इनकरेज करा इंडियन लैंग्वेजेस में हायर एजुकेशन को, और इसने बोला कि भाई वोकेशनल ट्रेनिंग भी जो है वो दी जाए, ठीक है, ताकि जो एजुकेशन है उसको बहुत प्रैक्टिकल बनाया जाए। ये नहीं कि आप पढ़ते जा रहे हो और उसका कोई यूज़ नहीं है, तो जिस चीज़ का, ठीक है, उसको प्रैक्टिकल बनाओ, ताकि भाई आप क्या कर पाओ, आप उससे असल में कुछ यूज़ करके कुछ आप लोग जॉब वॉब कुछ अर्निंग कर पाओ। फाइन, और इसका मेन इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा कि हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने में इंडिया में इसने बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया, स्पेशली आपके टेक्निकल एजुकेशन में। कौन सी एजुकेशन में? टेक्निकल एजुकेशन में। इसके बाद आपको देखने को मिलेगी आपकी सैडलर कमीशन, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था रिव्यू करना, रिकमेंड करना यूनिवर्सिटी की एजुकेशन पे, ठीक है, उस पर कुछ रिकमेंडेशंस देना। और उसके इसने क्या रिकमेंडेशंस जो है आपकी थी, इसने प्रपोज करा कि यूनिवर्सिटी की गवर्नेंस है, जो मैनेजमेंट है, उसमें चेंज करा जाए, ठीक है। और सजेस्ट करा कि जो स्टूडेंट के करिकुलम है शुड बी मोर प्रैक्टिकल होने चाहिए, और जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट है उसके साथ में अलाइन करने चाहिए, और रीऑर्गेनाइजेशन करनी चाहिए यूनिवर्सिटी सिस्टम की, ताकि क्वालिटी और एक्सेस पे जो है वो फोकस करा जाए। एम्फेसाइज करना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन पे फॉर द मार्जिनलाइज कम्युनिटी। ये है कि कुछ लोगों को पीछे आपने छोड़ के नहीं, इंक्लूसिव मतलब सबको ऐड करके चलना चाहिए। नीड चाहिए हमें इंडियनाइजेशन की, मतलब उसमें इंडियन का कॉन्टेक्स्ट भी देखने को मिले, प्रमोट करो इंडियन कल्चर को एंड हिस्ट्री को, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसने ये रिकमेंडेशंस आपकी दी थी। और इसका इम्पैक्ट क्या रहा, इसने स्ट्रेंथन कर दिया यूनिवर्सिटीज़ के रोल को, एंड हाईलाइट करा इसने एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को, जो कि इंडियन सोसाइटी से रिलेट करती थी। फाइन, अब ये कुछ कमीशन हैं, कोठाई कमीशन से आप लोग पढ़ लेना। अभी मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी यार, आई हैव सम लिमिटेशंस, ठीक है, तो मैं नहीं अभी प्रोवाइड कर सकती, आई नीड सम टाइम, इनको पूरा कर लो, उसके बाद मैं आई प्रोवाइड यू विद दिस पीडीएफ, ठीक है। वेट अ मिनट, ये क्या हो रहा है, ओके। उसके बाद में देन ये कुछ कमीशन हैं, ये पढ़ लेना यार, इतना टाइम नहीं है हमारे पास में, ठीक है, फिर बोलोगे बहुत ज़्यादा लंबी क्लास कर दी है, तो बता देना, मैं पढ़ा दूंगी बाद में, ठीक है। उसके बाद में द पीपल ऑफ हांगकॉन्ग, ये कहाँ से है, तो इसका आंसर है चाइना। तो पढ़ते हैं सबके बारे में और सबकी हम लोग लोकेशंस भी देखेंगे। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा हांगकॉन्ग का बैकग्राउंड बताऊं, तो हांगकॉन्ग पहले तो है कहाँ पे, तो जब आप लोग चाइना का मैप बनाओगे ना ऐसे करके, तो यहाँ पे ताइवान है, ठीक है, यहाँ पे कुछ जापान आपको ऊपर देखने को मिलता है। तो ये अगर ये ताइवान है ना, तो यहाँ को आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको हांगकॉन्ग देखने को मिलता है। मुझसे बन नहीं रहा अभी, ठीक है, यहाँ को ताइवान है तो यहाँ को हांगकॉन्ग आपको देखने को मिलेगा। मैप लगाना मैं भूल गई इसका, तो प्लीज़ आप लोग खुद से देख लेना। तो अगर इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, तो 1842 में क्या होता है, ओपियम वॉर के दौरान, तो 2 ओपियम वॉर आपको देखने को मिलेंगे, मतलब जो ये अफीम की जो ट्रेड है इसको लेके 2 आपको वॉर देखने को मिलते हैं चाइना और ब्रिटिश के बीच में, ठीक है। सेकंड वाले में फ्रांस भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो जब आपका फर्स्ट ओपियम वॉर होता है, तब क्या होता है कि आपके ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। देखो चाइना में ना, चाइना इसके खिलाफ होता है, क्योंकि वो बोल रहा है कि भाई तुम नशे पे लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, है ना, तो तुम हमारे देश के लोगों को अफीम के नशे पे लगा रहे हो। तो इस अफीम की ट्रेड को लेके क्या होता है, इस ओपियम की ट्रेड को लेके वॉर होता है ब्रिटेन के बीच में और चाइना के बीच में, जहाँ पे ब्रिटेन जो है वो जीत जाता है। तो फिर उसके बाद में एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ नानकिंग, जिसके तहत क्या होता है कि हांगकॉन्ग है उसको ब्रिटेन को दे दिया जाता है। फिर उसके बाद में 1988 में भी क्या होता है कि ब्रिटेन को फर्दर 90 ईयर्स के लिए 90 ईयर्स के लिए लीज पे मिल जाता है हांगकॉन्ग। फिर 1997 में जो हांगकॉन्ग है इसको दोबारा से चाइना को दे दिया जाता है, किसके अंडर में, अंडर 1 कंट्री एंड 2 सिस्टम के प्रिंसिपल के तहत, जिसमें क्या होता है
ठीक है। मेंटेनिंग इसकी इकोनॉमिक एंड लीगल सिस्टम में बताती हूँ इसको, सुनो। तो अब क्या होता है देखो, जब 1997 में जो हांगकांग है जब उसको चाइना को दे दिया जाता है तो वो बन जाता है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, ठीक है, ऑफ चाइना, जहाँ पे इसके पास में क्या होती है, हांगकांग के पास में हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी होती है। अब हांगकांग के पास में उसका खुद का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी है जिसको वो लोग बेसिक लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिक लॉ, ठीक है, जो उनको इंश्योर करता है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट का हेड आपको देखने को मिलेगा हांगकांग में, देखो हांगकांग किस प्रिंसिपल पे काम करता है, एक कंट्री में बट सिस्टम कितने हैं, 2 सिस्टम, ठीक है, क्योंकि हांगकांग के पास में खुद का मिनी संविधान देखने को मिलेगा जिसको वो लोग बेसिक लॉ बोलते हैं। और वहाँ पे जो उनका हेड है गवर्नमेंट का, ठीक है, जो कि इलेक्शन कमेटी के द्वारा चूज करा जाता है, उसको चीफ एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। और जो हांगकांग है वो मेंटेन करता है खुद का लीगल सिस्टम, जो कि चाइना की मेन लैंड से क्या है, जो चाइना की मेन लैंड है जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल है, वहाँ के लीगल सिस्टम से क्या करता है, वो सेपरेट है, ठीक है, वेरी करता है। तो इसीलिए एक कंट्री है, चाइना में ही आता है, बट सिस्टम क्या चल रहा है यहाँ पे, 2 सिस्टम देखने को मिलते हैं। तो कुछ पॉलिटिकल टेंशन अभी रिसेंट देखने को मिलती रहती हैं, तो प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिलते रहते हैं आपके हांगकांग के अंदर में, ओवर द फियर ऑफ बीजिंग टाइटनिंग कंट्रोल, क्योंकि जो बीजिंग है जो कैपिटल है चाइना की उस पर कंट्रोल करती जा रही है, ठीक है, और जो इनकी फ्रीडम है, ठीक है, उस पर खतरा आता जा रहा है। 2014 में अम्ब्रेला मूवमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि यार इन पे टीयर गैसेस का यूज़ होता है, तो उससे बचने के लिए ये लोग अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसको अम्ब्रेला मूवमेंट बोलते हैं। 2019 के प्रोटेस्ट ये सब कुछ हाईलाइट करते हैं कि कंसर्न्स ओवर द इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक फ्रीडम, कि इनकी फ्रीडम पे खतरा आ रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल स्क्रूटिनी जो है वो ओवर हांगकांग पॉलिटिकल ऑटोनॉमी कंटिन्यूज, वो अभी भी जो है वो कंटिन्यू रह रही है, स्पेशली जब चाइना ने इंट्रोड्यूस कर दिया है नेशनल सिक्योरिटी लॉ इन 2020। तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये ओपियम वॉर क्या था, ये 19th सेंचुरी में आपके 2 कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं चाइना में, चाइना और ब्रिटेन के बीच में, जो कि ओपीएम की ट्रेड को लेके हुए थे। तो जो पहला ओपीएम का जो वॉर हुआ था ये हुआ था आपका 1839 और 1842 के बीच में, जिसका मेन कारण ये था, जिसका मेन कॉज ये था कि जो ब्रिटेन था वो चाइना के अंदर में, ठीक है, जो कि आपका ओपीएम है, ओपीएम का एक हाईली एडिक्टिव ड्रग है, चाइना में क्या कर रहा था, सेल कर रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से ह्यूज सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम चाइना में देखने को मिली। बहुत सारे लोग इसके उनको लत लगी थी, एडिक्टेड हो गए थे। तो चाइना ने इसको रोकने की कोशिश करी, जो ओपीएम की ट्रेड है। इन रिस्पॉन्स क्या कर दिया ब्रिटेन ने, क्या छेड़ दिया, युद्ध छेड़ दिया, ठीक है, ताकि वो अपने इंटरेस्ट को क्या कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए। तो इसका रिजल्ट ये निकल के आता है कि जो ब्रिटिश है वो जीत जाते हैं, जो ब्रिटेन है वो जीत जाता है, और चाइना को फोर्स करा जाता है कि वो ट्रीटी को साइन करे, जिस ट्रीटी का नाम होता है ट्रीटी ऑफ नानकिंग, ठीक है, 1842 में। और इस ट्रीटी के बाद क्या होता है, मतलब इस ट्रीटी के अंडर क्या करा जाता है कि जो ब्रिटेन है उसको हांगकांग का कंट्रोल सौंप दिया जाता है, एंड ओपन अप सेवरल चाइनीज पोर्ट टू द ब्रिटिश ट्रेड। तो वहाँ पे जो चाइनीज, ठीक है, ओपन अप करे जाते हैं बहुत सारे चाइनीज पोर्ट टू दी ब्रिटिश ट्रेड। सेकेंड ओपियम वॉर कब होता है, वो होता है आपका 1856 से लेके 60 तक। और इसमें क्या कारण क्या होता है कि जो ट्रेड को लेके जो टेंशन है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रेड अभी भी कंटिन्यू रखा होता है, और जो चाइना है वो फिर से कोशिश करता है कि इस ब्रिटिश ट्रेड को अगेन स्टॉप करने की, इसको रोका जाए। लेकिन ब्रिटेन क्या करता है, फ्रांस के साथ में, चाइना के साथ में वॉर लड़ता है, जिसकी वजह से ब्रिटेन एंड फ्रांस जो है वो जीत जाते हैं, और चाइना को दोबारा से फोर्स करा जाता है मोर ट्रीटीज करने के लिए, बहुत सारे ट्रीटीज करने के लिए, जिसकी वजह से दैट फर्दर ओपन इट्स पोर्ट टू फॉरेन ट्रेड्स, ठीक है, फॉरेन ट्रेड को, मतलब चाइना के जो पोर्ट्स हैं हम दोबारा से ओपन अप हो जाते हैं ताकि उस पर फॉरेन ट्रेड हो पाए, एंड ग्रांट कर दिए जाते हैं मोर राइट्स इन फॉरेन कंट्रीज को। एंड ये ओपियम जो वॉर है ये बहुत सिग्निफिकेंट आपको देखने को मिलेंगे दोनों, क्योंकि इन्होंने मार्क करा एक पीरियड ऑफ ह्यूमिलेशन, फाइनली चाइना के लिए कुछ ह्यूमिलेट हुआ, ठीक है, एंड इसने इरा बिगिन करा फॉरेन इन्फ्लुएंस का एंड कंट्रोल का ओवर द पार्ट्स ऑफ द चाइना। तो ये हो गया। बाकी कंट्रीज को हम लोग जरा मैप में देख लेते हैं। तो ये आपका चाइना है, एंड देखो ये रहा ताइवान, और ये रहा आपका हांगकांग, कर दिया मैंने मैप ऐड, ठीक है, ये रहा आपका हांगकांग, ठीक है। ये इंडिया खत्म हो गया, यहाँ पे इंडिया खत्म हो रहा है, ये बांग्लादेश खत्म हो रहा है। तो ये इंडिया का मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, फाइन, ठीक है, और ये मणिपुर है इंडिया का, एंड दिस इज योर नागालैंड। और ये आपका म्यांमार देखने को मिलेगा, म्यांमार के साथ में लगा हुआ आपको लेआउट्स देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको ना बॉर्डर्स देखने हैं, थाईलैंड के साथ में म्यांमार लग रहा है, लेओस लग रहा है, कंबोडिया लग रहा है, ठीक है, समझ में आया। और ये आपका वियतनाम लग रहा है, दिस इज योर मलेशिया, यहाँ पे सिंगापुर देखने को मिलेगा, दिस इज योर इंडोनेशिया, ठीक है, समझ में आया। फिलीपींस आपको देखने को मिलेगा। तो ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के मैप को अच्छे से देख लेना, ये पेपर पूछ लेंगे, बताओ कौन सी कंट्री किसके साथ में बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है। और ये आपका पैसिफिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है 2 घंटे 1.5 घंटा हो गया, कोई बात नहीं,
वो है बूथ कैप्चरिंग को लेके, जो इलेक्शन के टाइम पे आपको देखने को मिलती है। तो ये बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। तो यहाँ पे मुझसे एक एक्सपीरियंस है मेरा कि ये चीज़ मैंने खुद भी देखी है कि जहाँ पे लिखा होता है ना कि इट इज़ डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जनरली वो स्टेटमेंट क्या होती है ना, वो गलत होती है। वो स्टेटमेंट क्या होती है, वो गलत होती है। तो आगे आपको पॉलिटी के क्वेश्चन में नोट कर लो अपनी उसमें। तो 95% क्या होता है, 99 ही लगा लो कि 99% टाइम्स क्या होता है, जहाँ पे लिखा गया है ना कि इट इज़ मेंशन इन दी, या कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस दिस, या इट इज़ डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जब कुछ लिखा हो ना, तो आंख बंद करके ना स्टेटमेंट को आप क्या कर सकते हो, गलत कर सकते हो। तो ठीक है, जब अगर आपने इसको बंद करके, आंख बंद करके इसको गलत कर दिया, तब आपके पास बचे 2, 3 एंड 4 और 2, 3। तो 2, 3 दोनों सही है कि दोनों में कॉमन है, तो 4 आपको देखना है। ठीक है, तो ज़रा मैं आपको बताती हूँ तब आपको समझ में आएगा। नाउ स्टेटमेंट 1 क्यों इनकरेक्ट है आपकी, क्योंकि बूथ कैप्चरिंग जो वो स्पेसिफिकली डिफाइंड नहीं है संविधान के अंदर। ठीक है, एंड इट वाज नॉट एड्रेस, और 61st अमेंडमेंट में भी इसकी बात नहीं करी गई है, क्योंकि जो 61st अमेंडमेंट है ना, वो आपकी जो वोटिंग एज है उसको लो डाउन करने की बात करता है, नॉट बूथ कैप्चरिंग। किसकी बात करता है, बूथ कैप्चरिंग की बात नहीं करता, वो आपकी एज को रिड्यूस करने की क्या करता है, बात करता है। तो देखो वोट है ना, किसकी बात करता है, वोटिंग की एज की। किसकी बात करता है, वोटिंग की एज की। तो इसके हम कुछ ट्रिक लगाएं। तो वी का ना ज़रा ऐसे उठा लो तो 1 बन गया। ठीक है, खुद से कर लेना। और उसका ये वो ओ उठा के मैंने ऐसे कर दिया, 6 बन गया। तो 61 किसकी बात करता है, 61 आपकी बात करता है वोटिंग एज को लो डाउन करने की। देखो हमने इसका स्टैंडर्ड गिरा दिया ना, हमने इसका ई का स्टैंडर्ड हमने गिरा कैसे दिया, हमने इसको तोड़ दिया। पहले हमने इसको 1 बना दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया। फिर पहले हमने ओ उठा के इसका 6 बना दिया। ठीक है, फिर इसका एक दूसरी वाली लेग उठा के हमने इसका 1 बना दिया। तो 61st अमेंडमेंट जो है वो आपकी वोटिंग एज की बात करती है, उसको लो डाउन करने की बात करती है, ना कि बूथ कैप्चरिंग की। तो इस ट्रिक के हिसाब से भी क्या हो गया था, गलत हो गया था कि इट इज़ नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एट ऑल। उसके बाद में सेकेंड स्टेटमेंट जो थी वो हमारी करेक्ट है, क्योंकि बूथ कैप्चरिंग का मतलब होता है, ठीक है, सीजर ऑफ एंड टेकिंग पोजेशन, जो पोलिंग बूथ होते हैं आपके, ताकि जो इलेक्शंस हैं वो अच्छे तरीके से कंडक्ट ना हो पाए तो उन पर वो कब्जा कर लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी करेक्ट देखने को मिलेगी, एंड इट रेफर्स टू द फिजिकल एक्ट ऑफ फोर्सिबली मेक टेकिंग कंट्रोल। इसका मतलब क्या होता है कि फोर्सफुली तरीके से और फिजिकली आपने क्या करना, जो बूथ हैं उनको जब्त कर लेना, ताकि आप मैनिपुलेट कर पाओ इलेक्शन की प्रोसेस को। इसलिए स्टेटमेंट आपकी करेक्ट आपको देखने को मिलेगी। थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि जो बूथ कैप्चरिंग है, ठीक है, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड व्हेन एन इलेक्टर, जब देखो जो वोट करने जा रहा है, इलेक्टर जो वोट करने जा रहा है, जब उसको डराया धमकाया जाता है, ठीक है, ताकि वो ना जा पाए पोलिंग स्टेशन के अंदर अपनी वोट देने, तो इसको भी हम लोग बूथ कैप्चरिंग का ही नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, बूथ कैप्चरिंग का नाम देते हैं। इसके अंदर दिस इंक्लूड सिचुएशंस वेयर इंटिमिडेशन और वायलेंस प्रिवेंट्स वोटर फ्रॉम एक्सरसाइजिंग देयर राइट। मतलब इतना वायलेंस हो गया वहाँ पे कि जिसकी वजह से जो वोटर है वो अपना राइट का, जो उसके पास वोट देने का अधिकार है, वो उसको एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है। तो ये भी किसके अंदर में आएगा, दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर द बूथ कैप्चरिंग। फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि जो बूथ कैप्चरिंग है इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। मतलब अंडर जो आपका आईपीसी, अब आईपीसी आपका नहीं रहा, आप बताओ क्या आया है, मुझे आप लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक है। और ये पनिशेबल है और आपको जेल भी हो सकती है अगर आप बूथ कैप्चरिंग का काम करते हो, ठीक है। ये एक सीरियस क्राइम है, क्योंकि ये डायरेक्टली इंटरफेयर करता है आपके डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर में। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब समझते हैं व्हाट इज बूथ कैप्चरिंग। तो बूथ कैप्चरिंग का मतलब क्या होता है कि जो पोलिंग बूथ है उनको जब्त कर लेना और प्रिवेंट करना, ताकि जो आपके इलेक्शंस हैं वो सही तरीके से ना हो पाए। इलीगल तरीकों से बूथ को कैप्चर करने को हम लोग क्या बोलते हैं, बूथ कैप्चरिंग बोलते हैं। तो कल को मेंस में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज बूथ कैप्चरिंग, तो आप लिख के आओगे इट रेफर्स टू द सीजर ऑफ द पोलिंग बूथ और प्रिवेंशन ऑफ द ऑर्डरली कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस बाय द इलीगल मीन्स। उसके फीचर्स को हम लोग देखें तो पहले तो आपको जब्त कर लेना इलीगल तरीके से, ठीक है। तो एक्ट ऑफ फोर्सिबली टेकिंग कंट्रोल ऑफ पोलिंग बूथ, ताकि आप मैनिपुलेट कर पाओ इलेक्शन के प्रोसेस को। एंड दूसरा, अगर आप किसी को वोट करने से रोक रहे हो, उस पर वायलेंस कर रहे हो, उसको डरा धमका रहे हो, तो उसको भी बूथ कैप्चरिंग ही माना जाता है, ठीक है। कि आप थ्रेटन कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो इलेक्टोर को, ताकि वो अपने पोलिंग स्टेशन तक ना पहुंच पाए टू कास्ट इट्स वोट, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्यों है ये, क्योंकि अगर आप बूथ कैप्चरिंग करोगे तो इंडियन पीनल जो कोड है, जो अब की नहीं रहा, जिसको चेंज कर दिया गया है, इसके तहत आपको, मतलब कॉग्निजेबल का मतलब क्या है कि पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, ठीक है, विदाउट अ वारंट। उसको कोई वारंट नहीं चाहिए, समझ में आया।
तो इतना सीरियस क्राइम है ये कि कोई उसको वारंट नहीं चाहिए आपको अरेस्ट करने से पहले। तो विदाउट द वारंट पुलिस कैन अरेस्ट यू अगर आप इन्वॉल्व होते हो बूथ कैप्चरिंग की एक्टिविटी के अंदर में, ठीक है। और इसके अगर आप ऐसा करते हो तो आपको जेल भी हो सकती है। इट इज़ पनिशेबल बाय द इम्प्रिजनमेंट इंश्योरिंग स्ट्रिक्ट लीगल कॉन्सिक्वेंसेज आपको इसके भुगतने पड़ेंगे। तो अगर हम लीगल प्रोविजंस की बात करें तो जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, उसका जो सेक्शन 13 की बोल रही हूँ 135 ये है इस एक्ट का, वो इस ऑफेंस को इसको एक ऑफेंस बनाता है, ठीक है, जो आपका बूथ कैप्चरिंग है, टू इंटरफेयर विद द वोटिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग द बूथ कैप्चरिंग। तो जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, जो RPA है आपका 1951 का, जो उसका सेक्शन 135A है, वो क्या करता है, मेक्स इट एन ऑफेंस, वो इसको एक ऑफेंस बनाता है कि जब आप वोटिंग प्रोसेस में क्या करते हो, इंटरफियर करते हो, ठीक है, चाहे आप बूथ कैप्चर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। और जो आपका इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन है टेक सीरियस एक्शन आपके खिलाफ वो लेगा अगर आप बूथ कैप्चर करते हो, इंक्लूडिंग डिक्लेयरिंग इलेक्शन नल एंड वॉइड इन द अफेक्टेड एरिया। मान लो इस एरिया में जो है वो रोका जा रहा है, प्रिवेंट करा जा रहा है वोटर्स को कि वो अपनी वोट जो है वो कास्ट ना कर पाए, या फिर बूथ को इलीगल तरीके से क्या करा जा रहा है, फोर्सफुली जो है वो उसको जब्त करा जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगी, यहाँ पे जो इलेक्शन की प्रोसेस चल रही है, जहाँ पे जो इलेक्शन चल रहे हैं, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। समझ में आया। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो बूथ कैप्चरिंग जो है ना वो इंडियन इलेक्शंस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो रही है, ठीक है, स्पेशली 1990s के इलेक्शंस, 1990s में से पहले जो इलेक्शंस होते थे वहाँ पे। तो इसीलिए क्या करे गए, इन एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रिक्टर जो मेजर्स हैं वो अपनाए गए, ठीक है। और 1990s में क्या होता है कि देखो 1990 का ही हम लोग पेपर कर रहे हैं, तो जो इलेक्शन कमीशन है उसने इंट्रोड्यूस करा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को, ताकि वो ओवरसी कर पाए टू ओवरसी द इलेक्शंस एंड प्रिवेंट द माल प्रैक्टिस लाइक बूथ कैप्चरिंग। अगर हम कौन से स्टेप ले सकते हैं ताकि हम इसको प्रिवेंट करें, तो हम क्या करते हैं, हम डिप्लॉयमेंट करते हैं अपनी CAPFs की, मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की, जब हमारे इलेक्शन चल रहे होते हैं। सर्विलांस थ्रू CCTV कैमराज के थ्रू हम नजर रखते हैं एंड स्ट्रेंथन द लीगल फ्रेमवर्क्स। तो कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो कि बूथ कैप्चरिंग एक सीरियस इलेक्टोरल ऑफेंस है जिसका एम होता है अंडरमाइनिंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इट इज पनिश अंडर द इंडियन लॉ एंड प्रिवेंटेड थ्रू द स्ट्रिक्ट इलेक्शन लॉज एंड सिक्योरिटी मेजर। सो विद दिस वी आर डन विद आवर टुडेज डिस्कशन। तो मुझे बताना आप सबको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, कुछ और इसमें इंप्रूवमेंट करें तो वो भी बताना। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब ऐसे नहीं मिलेंगे, आई ट्राई कि मैं सबको क्या करूँ, सेक्शन वाइज जो है वो डिवाइड कर दूँ। सो इसी के साथ में एवरीवन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।